अगर आप एसएससी लेवल के किसी भी एग्जामिनेशन चाहे वो सीजीएल 2022 हो, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, जेई, जेएसएससी, बीएसएससी, सीजीएल इन जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जनरल स्टडीज को लेकर के कंफ्यूज हैं कि कैसे इस सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स अचीव किया जाए, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल स्टडीज का रामबाण सॉल्यूशन एसएससी घटना चक्र का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इस सीरीज के बाद आपको जनरल स्टडीज में एक प्रश्न भी नहीं छूटेंगे, यकीन मानिए। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इस सीरीज में आपको केवल क्या करना है, ध्यान से चीजों को सुनना है, ना आपको नोट डाउन करना है, ना आपको नोट्स बनाना है, केवल आपको सुनना है और यकीन मानिए इसके बाद आपका जनरल स्टडीज जो है वो पूरा कवर हो जाएगा। यह आज हमारा ये 5वां दिन है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मुगल काल से। इसके पहले हमने दिल्ली सल्तनत को देखा था। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश थे। उसके बाद हमने कुछ क्षेत्रीय राजवंशों को भी देखा। अच्छा, क्षेत्रीय राजवंश में हमने बहमनी साम्राज्य को देखा, विजयनगर साम्राज्य को देखा और उसके बाद भक्ति और सूफी आंदोलन के प्रश्न को देखे हैं। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि इसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, बात करते हैं मुगल काल की। तो मुगल काल, मुगल वंश, मुगल साम्राज्य का स्थापना कैसे होता है, तो इसकी स्थापना बाबर के द्वारा करी जाती है। और यह कैसे हो गया भैया? अच्छा, दिल्ली सल्तनत के ऊपर सबसे अंतिम राजवंश कौन सा था? लोदी वंश, अफगान वंश, लोदी वंश। और लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी के ऊपर कौन आक्रमण करता है? बाबर करता है। इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में ही मारा जाता है और उसके बाद बाबर ने क्या, मुगल साम्राज्य का स्थापना कर दिया दिल्ली सल्तनत को रिप्लेस करते हुए। तो यहां पर हम बाबर का बात करेंगे। अच्छा, बाबर, बहुत सारी चीजों को हम यहां पर लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर लिखते हैं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए ध्यान से बातों को सुनिएगा। देखिए, बाबर का जन्म जो है वो 14 फरवरी 1483 को हो जाता है। कहां पर? 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म फरगना में हो जाता है। ठीक है, फरगना में 14 फरवरी 1483 को होता है। ठीक है। अच्छा, बाबर का जो पिता था, बाबर का जो फादर था, वो उसका नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? बाबर का पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और इसकी माता जी का नाम था क्या, याद रखिएगा, निगार खानम, कुतलुग निगार खानम। अच्छा, उमर शेख मिर्जा जो थे इसके पिता, ये किसके वंशज थे? तैमूर वंशज थे। अच्छा, तैमूर के बारे में क्या आपको पता नहीं है? हमने तैमूर के बारे में आपको बताया था कि तैमूर लंग ने किस प्रकार से तुगलक वंश का जब शासन था दिल्ली सल्तनत के ऊपर 1398 ईस्वी में, तो उस समय तैमूर लंग का आक्रमण होता है दिल्ली सल्तनत के ऊपर। इसको पूरा क्षति पहुंचाया जाता है, यहां से जितना हो सकता है वहां से माल लूट करके तैमूर लंग लेके जाता है। तो ये लुटेरा था, तैमूर लंग क्या था? एक लुटेरा था और उसी लुटेरे का वंशज था आपका बाबर, तो उसके पास भी यही खून, तो ये भी एक लुटेरा। और यहां पर इसी क्रम में ये यहां पर आया था। और इब्राहिम लोदी, देखिए जितने भी लुटेरे आए सारे के सारे यहाँ के धन संपदा, धन संपत्ति को देख करके ही आए थे। तो यहाँ पर बाबर का जन्म कहां पर हुआ ये पता चल गया। उसके बाद किस साल में हुआ ये पता चल गया। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माता का नाम निगार खानम। पिता जो थे तैमूर वंश के थे, तो बाबर भी तैमूर वंश का हुआ। और इसकी माता जो थी वो कुतलुग निगार खानम, वो चंगेज खान के वंश से थी। मतलब दोनों खूंखार वंश से ही थे। ठीक है, चंगेज खान के वंश से थी आपका कुतलुग निगार खानम। इतना तो आपको पता चल गया। अब देखिए क्या होता है, बाबर के पिताजी की मृत्यु जो है, मौत होती है, पहले ही हो जाती है। तो उसके बाद बाबर का 14 साल की आयु में ही, सॉरी 12 साल की आयु में ही 1494 को इसका ये फरगना की राजगद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, 1494 में ही फरगना की राजगद्दी पर ये बैठ जाता है और उसके बाद इसको यहाँ का राजकाज संभालना पड़ता है। ठीक है, राजकाज संभालना पड़ता है। देखिए, बाबर के जीवन में ये 1501 ईस्वी की बात है। 1501 ईस्वी की एक युद्ध होता है, सर ए पुल का युद्ध। पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, सर ए पुल का युद्ध 1501 ईस्वी में किससे होता है? बाबर और सैबानी खान के बीच में। किसके बीच में? बाबर और सैबानी खान के बीच में एक युद्ध होता है, सर ए पुल का युद्ध, जिसमें कि बाबर ने सैबानी खान को परास्त कर दिया। बाबर ने किसको? सैबानी खान को परास्त कर दिया। अच्छा, इस युद्ध में सैबानी खान ने तुलगमा तुलगमा पद्धति का, युद्ध पद्धति का यहां पर उपयोग किया था। तो याद रखिएगा, बाबर और सैबानी खान के बीच सर ए पुल का जो युद्ध हुआ था, उसमें सैबानी खान ने तुलगमा पद्धति का, युद्ध नीति का यूज किया था। और तुलगमा पद्धति में बहुत सारे एक युद्ध पद्धति है, जैसे कि हम लोग जानते हैं अलग अलग प्रकार के, आपने चक्रव्यूह सुना होगा, यह भी एक युद्ध का शैली था। अलग अलग तरीके का एक घेराबंदी किया जाता था अपने अपोनेंट के खिलाफ। ठीक है, तो इसमें 4 टुकड़े में बांट दिया जाता था सेना को। अगला दो जो राजा होता था बीच में
में चारों तरफ से चार टुकड़े होते थे, इसके आगे दो टुकड़ियां, पीछे दो टुकड़ियां। इस प्रकार से क्या होता था कि कुछ लोग जाते थे, अटैक करते थे एकदम तेजी से और फिर रक्षा पद्धति में आ जाते थे। तो ये तुलगमा पद्धति से युद्ध करना बाबर ने उधर से ही सीखा है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि बाबर 1507 ईस्वी की बात है। 1507 ईस्वी में बाबर इससे पहले मिर्जा की उपाधि इसने ग्रहण करी थी। ठीक है, मिर्जा की उपाधि ग्रहण करी थी और 1507 में बाबर ने मिर्जा की उपाधि को त्याग दिया और एक उपाधि इसने धारण किया पादशाह का। याद रखिएगा, किस बादशाह की उपाधि धारण करी थी तो बाबर ने करी थी। किसने? बाबर ने करी थी। तो देखिए यहां पर क्या होता है कि बाबर कभी सुनता था कि भारतवर्ष जो है पूरा धन संपदा इसमें भरा पड़ा है, तो ये सुन करके यहां तो आकर्षित हुआ ही था, क्योंकि ये काबुल में अटैक किया और काबुल में ही राज करने लगा था, अफगानिस्तान में बाबर। ठीक है, तो ये सुनता है कि उधर बहुत ज्यादा धन संपत्ति है, तो वहां पर जाएंगे, लूट करके आएंगे, मजे से खाएंगे पिएंगे। ठीक है, तो बाबर ये चीज सोच रहा था और यहां पर इसी के जैसा मतलब ये जो चाहता था उसी के जैसा दिल्ली सल्तनत में माहौल क्रिएट हो गया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में माहौल क्रिएट हो गया। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के अंतर्गत चूंकि इब्राहिम लोदी जो था राज कर रहा था और इब्राहिम लोदी का चाचा था दौलत खान लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी का चाचा था दौलत खान लोदी। और दौलत खान लोदी जो था वो चाहता था कि इब्राहिम लोदी को हटा करके हम यहां का राजा बन जाए, हम यहां का सुल्तान बन जाए। ये बात वो चाहता था। और जब ये बात चाहता था तो उस समय दौलत खान लोदी जो था ना, वो किधर का राजा था, किधर का इसको राजकाज मिला था? या तो दौलत खान लोदी को जो है ये क्या बोलते हैं, लाहौर तरफ का इसको राजकाज मिला था। तो दौलत खान लोदी का जो एक बेटा था, कौन? दिलावर खान। दौलत खान लोदी का बेटा दिलावर खान जो था, ये दिलावर खान और उसके साथ कुछ लोग को भेजता है कहां पर? बाबर के पास। सोचता है कि देखो बाबर बहुत बड़ा आक्रांता है, आक्रमणकारी है, बहुत ज्यादा ताकत है या फिर बहुत मतलब लीडरशिप क्वालिटी है, तो एक काम करो बाबर के पास जाओ, वो आकर के यहां पर आक्रमण करेगा। बाबर का काम होता था कहीं पर आक्रमण करना और उसके बाद वहां से धन संपत्ति लूट करके लेके जाना। क्योंकि ये लुटेरा था, ठीक है, बाबर एक लुटेरा था, तो धन संपत्ति लूट करके लेके जाना और उसके बाद वहां पर जो इसका साथ देगा, ठीक है, लूटपाट करने में जो साथ देगा उसको उसका राजा बना के चला जाता था। तो वही चीज दौलत खान सोचा या उसका बेटा सोचा दिलावर खान कि ऐसा ही होगा, हम जाएंगे बाबर को बोलेंगे कि चलिए वहां पर आक्रमण कीजिएगा और उसके बाद हम भी उसका साथ देंगे, इब्राहिम लोदी यहां से हट जाएगा और हमको वो राजकाज देकर के चला जाएगा। तो ऐसा ये होता है, ये आक्रमण तो करता है। तो 1526 ईस्वी की बात है। कब? 21 अप्रैल 1526। याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526। और उस साल में बाबर जो है किसके खिलाफ युद्ध कर देता है, किसके खिलाफ जो आक्रमण कर देता है? तो दिल्ली सल्तनत में बैठे इब्राहिम लोदी के खिलाफ यह आक्रमण कर देता है और वही युद्ध कहलाता है सबसे पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। इब्राहिम लोदी उस युद्ध में मारा जाता है और जो दौलत खान सोचा था कि यहां से ये चला जाएगा लूटपाट करके, वैसा नहीं होता है। बाबर यहीं पर पैर जमा देता है क्योंकि बाबर ऐसा ही चाहता था और वैसा ही हुआ। अच्छा, बाबर ने इस युद्ध में, बाबर जब इस युद्ध को करता है तो बाबर के पास बहुत ज्यादा सेना नहीं थी, बाबर के पास कुछ ही सेना था। क्योंकि ऐसा बाबर ने अपने ही बुक में लिखा है। बाबर की एक बुक का नाम है तुजूक ए बाबरी। तुजूक ए बाबरी जो कि बाबर की आत्मकथा है और बाबर ने ही लिखी है, तो ये अपना बड़ाई कर दिया है बहुत सारा उसमें, तो अब नहीं जानते सही है या गलत। तो बाबर ने जो एक बुक लिखी है तुजूक ए बाबरी, उसमें लिखा कि हमारे पास बहुत ज्यादा सेना नहीं था, 10 से 12 हजार की सेना थी और इब्राहिम लोदी के पास लाखों की सेना थी। लेकिन इब्राहिम लोदी का जो लाखों का सेना था वो ट्रेंड नहीं था, क्योंकि इब्राहिम लोदी तैयार नहीं था युद्ध करने के लिए। और जब वो सुनता है कि बाबर हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है तो वो औंधे पथारे क्या करता है, जल्दबाजी में जिसको न तिसको उठा करके युद्ध के लिए चल देता है। तो इसके पास संख्या ज्यादा थी, लेकिन जो बाबर के पास जितने भी सेना थे वो 1 पर 10 के बराबर थे। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे ट्रेंड थे। और बाबर के युद्ध में मतलब जो टीम था उसमें एक तोपची बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि 2 तोपची थे, कौन कौन से? उस्ताद अली और मुस्तफा। कौन? उस्ताद अली और मुस्तफा। इन दोनों तोपची जो उस्मानिया से थे, उस्ताद अली और मुस्तफा, दोनों तोपची बहुत पारंगत थे तोप चलाने में। और ये दोनों
तो याद रखिएगा तोप खाने का नेतृत्व बाबर ने जो युद्ध किया यहाँ पर, तो तोप खाने का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? उस्ताद अली और मुस्तफा के द्वारा। किसके द्वारा? उस्ताद अली और मुस्तफा के द्वारा। इस युद्ध में जो युद्ध हुआ पानीपत की पहली लड़ाई, इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था, यूज किया था, और पहली बार बाबर के द्वारा यहाँ पर बारूद का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इतना बात यहाँ से पता चल गया। तो बाबर ने यहाँ पर 21 अप्रैल 1526 को लड़ाई करी इब्राहिम लोदी के खिलाफ, और उसके बाद देखो बाबर तो मर जाता है, ये सॉरी इब्राहिम लोदी, और 27 अप्रैल 1526 को बाबर खुद को यहाँ का बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख देता है। 27 अप्रैल 1526 को बाबर यहाँ का बादशाह अपने आप को घोषित कर देता है और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख देता है। समझ में आ गया होगा इतना? तो यहाँ से ये बात है। अब देखिए क्या होता है, जब बाबर 1526 से यहाँ पर मुगल साम्राज्य का स्थापना करके राज करने लगता है, तो 1526 से 1530 तक ही बाबर यहाँ पर राज कर पाता है। यानी कि 1530 में ये मारा जाता है, मर जाता है बाबर। कब मरता है? तो 30 दिसंबर 1530 को इसकी मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा 30 दिसंबर 1530 को इसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, 1526 से 1530 तक बाबर के 4 युद्ध हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये 4 युद्ध कौन कौन से हैं? पहला तो पानीपत का पहला लड़ाई हो गया। उसके बाद जो युद्ध था खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। कौन कौन? खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। अब क्या होता है 1526 में, अगर आपको एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड में लग रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि नहीं थोड़ा कम एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे आप पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन अच्छे से तैयारी होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, बाबर बाबर जो था 1526 में जब अफगान शासक इब्राहिम लोदी को मार देता है, तो उसके बाद इसका भाई था महमूद लोदी, ये कहता है अरे मेरे भाई को कैसे मार दिया, हम बाबर को मजा चखाएंगे। क्या? हम बाबर को मजा चखाएंगे। और वो महमूद लोदी क्या करता है, भारत के एक बहुत प्रतापी सम्राट राणा सांगा के बारे में आपने सुना होगा। किसके बारे में? राणा सांगा के बारे में। और राणा सांगा के साथ मिलकर के बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ये सोचता है, ठीक है, राणा सांगा के साथ मिलकर के। राणा सांगा के खिलाफ बाबर इस प्रकार का दोष लगाता है कि आपने क्या बोला था कि जब यहां पर हम आएंगे तो आप मेरा साथ देंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने हमारे साथ धोखा किया है। तो राणा सांगा के ऊपर बाबर ने खानवा का युद्ध, याद रखिएगा, खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच कब होता है? राणा सांगा और बाबर के बीच एक साल बाद 1527 में होता है। 16 मार्च 1527 को 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध होता है। चूंकि राणा सांगा बहुत शक्तिशाली था, बहुत युद्ध में पारंगत था, लेकिन उसके पास बारूद नहीं थी, उसके पास गोला नहीं था, तोप नहीं था। तो ये तोप का यूज करता था, गोला बारूद का यूज करता था, तो इसलिए बाबर थोड़ा सा ताकतवर हो गया। लेकिन अगर युद्ध नीति, युद्ध में पारंगत महाराणा प्रतापी अगर कहा जाए तो राणा सांगा ही थे। अब राणा सांगा जो है शुरुआती दौर में बाबर को झटके पर झटके देने लगे और उसको बहुत मोड़ मतलब हराना शुरू कर दिया। लेकिन उस जब इस हार को ये देखता है तो बाबर क्या करता है कि देखो ये मुसलमानों में जोश भरने के लिए क्या करता है, जोश भरने के लिए जिहाद की घोषणा कर देता है। याद रखिएगा खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा कर देता है और कहता है अगर तुम एक सच्चा मुसलमान हो तो जिहाद करोगे, अगर तुम एक सच्चे मुसलमान हो तो जिहाद करोगे। पूरे प्रदेश में बाबर जो है शराब, एकदम शराब उड़ेल देता है, सबको शराब से सरोबार कर देता है। और उसके बाद बाबर ने मुसलमानों के ऊपर बहुत सारे कर, टैक्सेस को भी हटा दिया। तो यहां से क्या होता है कि बाबर जो था जिहाद का नारा किस युद्ध में देता है? तो खानवा के युद्ध के बाद, ठीक है। और उसके बाद इसकी विजय, मतलब ये जीत जाता है खानवा के युद्ध में राणा सांगा के खिलाफ। और फिर इस युद्ध के बाद बाबर अपने आप एक उपाधि लेता है। कौन सा? तो याद रखिएगा बाबर गाजी की उपाधि लेता है। क्या? बाबर गाजी। और गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला, काफिरों को मारने वाला, मतलब काफिरों को मारने वाला था ये बाबर, ठीक है। तो गाजी की उपाधि ये धारण करता है इस युद्ध के बाद। और एक युद्ध है चंदेरी का युद्ध, इसी में आगे क्या होता है,
मालवा के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में चंदेरी नामक जगह में चंदेरी का राजा मेदिनी राय के खिलाफ ये युद्ध करता है और उसे भी हरा देता है। फिर एक युद्ध होता है लास्ट में, घाघरा का युद्ध अफगान सैनिकों के बीच और बाबर के बीच, उसे भी हरा देता है। तो 1526 से लेकर 1530 के बीच में 4 लड़ाइयां हो जाती है। कौन कौन सा याद रखेगा? खानवा का युद्ध, ठीक है, उसके बाद चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, पानीपत का तो हुआ ही था। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना बाबर के बारे में। अब अगला देखिए, जब यहां पर बाबर आया था तो उसने एक बुक लिखा। कौन सा बुक लिखा भैया? तुजुक ए बाबरी, या फिर इसी को बाबरनामा कहा जाता है। ठीक है, बाबरनामा कहा जाता है। बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? चूंकि बाबर एक तुर्क था, ठीक है, तो तुर्की भाषा में बाबरनामा को लिखा गया था। अच्छा, इस बाबरनामा में बाबर ने 2 हिंदू राज्य का जिक्र किया है। 2 हिंदू राज्य का, एक तो मेवाड़ जो कि राणा सांगा के कंट्रोल में था, मेवाड़ राणा सांगा के कंट्रोल में था, और एक विजयनगर। चूंकि देखिए बाबर 1526 में आता है यहां पर, ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य में उस समय किसका शासन था? तो हमने कल बताया था कि 1509 से लेकर के 1529 तक विजयनगर साम्राज्य पर तुलुब वंश के कृष्णदेव राय का शासन था। तो बाबर ने 2 हिंदू राजा, मेवाड़ के राजा राणा सांगा और विजयनगर साम्राज्य के तुलुब वंश के कृष्णदेव राय का जिक्र किया है इस बुक में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इतना याद रख लीजिएगा। अब यहां से आगे देखते हैं, भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? तो ये बाबर था। अब देखिए, भारत में प्रथम मुगल सम्राट तो ये बाबर था। भारत में प्रथम मुगल शासक फिर से बाबर। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? 1526 में करी थी। तो ये तो हमने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया। कुछ भी अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप वहां से जरूर बता पाइएगा। देखिए, निम्न में कौन भारत के प्रथम मुगल सम्राट थे? फिर से बाबर बोलिए। ठीक है, पहला मुगल बादशाह कौन था? बाबर बोलिए। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, अपने पिता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? अपने पिता की ओर से, तो पिता की ओर से मुगल तैमूर के वंशज थे, क्योंकि हमने अभी कहा कि उमर शेख मिर्जा किस वंश के थे? तैमूर के वंशज के थे। और उसकी माता जो थी कौन? कुतलुग निगार खानम, वो चंगेज खान की और वंशज थे। तो माता की ओर से वो चंगेज खान की वंशज थे। ठीक है, अच्छा, मुगल किसके वंशज थे? तो मुगल थे, अगर यहां पर देखिए तैमूर रहता तो तैमूर हम देते, चंगेज खान है तो चंगेज को देंगे। तो चंगेज खान और तैमूर के दोनों के वंशज थे ये भैया, क्योंकि इसकी मां चंगेज खान की वंशज थी और पिताजी तैमूर के वंशज थे। ठीक है, अच्छा, मध्यकालीन भारत में किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल करा? तो मध्यकालीन भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किसने करा है? बाबर ने करा है। अच्छा, बाबर जो है बाबर को एक उपाधि और दी जाती है, कलंदर की उपाधि। याद रखिएगा, कलंदर की उपाधि दी जाती है। क्यों? तो कहता है, बाबर खुद से कहा, या फिर पता नहीं ये कैसे उदार था, कहता है कि इसकी उदारता के कारण बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। इसकी उदारता के कारण बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। अगर आपसे पूछेगा कि बाबर ने बाबरनामा में किस राजा का यूज किया था, जिक्र किया था, तो मेवाड़ का राणा सांगा, विजयनगर का कृष्णदेव राय। और इसने जो बाबरनामा लिखा था वो तुर्की भाषा में था, और इसी बाबरनामा का जो फारसी भाषा में जो ट्रांसलेशन किया था, किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना, अकबर के टाइम का है। ये हम आगे देखेंगे। चलिए देखिए, तो ये बाबर के बारे में हमने बात कर लिया। ठीक है, यहां जो भी डिटेल है इसको हमने पहले ही आपको बता दिया है। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना का क्या किया था? सामना किया था। इब्राहिम लोदी का चाचा था दौलत खान। इसी के कहने पर बाबर भारत आया, ये सोचा कि आकर के हमें ही दे देगा राजकाज, लेकिन क्या हुआ, इसी को मतलब इसको धोखा मिला। चलिए, उसके बाद हेमचंद्र के बारे में हम आगे बात करेंगे। पानीपत की पहली लड़ाई और पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और किसके बीच होता है? तो अकबर के बीच, ये हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए, कहता है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और लोदी साम्राज्य के बीच। ठीक है, सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लोदी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई? फिर से आप बताइए भैया, बाबर। ठीक है, अच्छा, बाबर का 4 बेटा था। बाबर का 4 बेटा था। एक आपको नाम याद रखना है, हुमायूं, दूसरा कामरान, अस्करी और हिंदाल। याद रखेंगे, हुमायूं हुमायूं था, कामरान था, अस्करी था, हिंदाल था। ठीक है, तो बाबर के 4 लड़के हुए हुमायूं, बाबर के 4 लड़के हुए हुमायूं था। ठीक है, याद रखिएगा, कामरान था, अस्करी था और हिंदाल था, जिसमें कि हुमायूं सबसे बड़ा था और बाबर को बहुत प्यारा था हुमायूं। ठीक है, बाबर को बहुत प्यारा था। देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526, 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई थी। 1526 ईस्वी में पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली पर, आगरा पर कब्जा कर लिया। तो कौन? बाबर
बाबर ने ऐसा किया था। ठीक है, देखिए पानीपत वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया, तो ये लड़ा गया था किसके बीच, इब्राहिम लोदी के बीच। राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध होता है 1500, कब होता है भैया खानवा का युद्ध, तो 1527 में, एक साल बाद ही। ठीक है, और कब, 16 मार्च 1527 को। उसके बाद हम देखते हैं चंदेरी का युद्ध, चंदेरी के राजा मेदिनी राय के विरुद्ध होता है, और घाघरा का युद्ध होता है। ठीक है, तो ये 4 युद्ध याद रखिएगा। कहता है पानीपत की लड़ाई 1526 में लड़ी गई। किस मुगल बादशाह ने पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, तो बाबर ने लड़ी थी। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस साल हुई थी, 1527 में हुई थी। इसके बारे में हमने बात कर लिया, 16 मार्च 1527 राणा सांगा और उसके बीच में। ठीक है, खानवा। अच्छा, 1527 में खानवा में के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया, बाबर ने हराया। ठीक है, अब देखिए खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में, तो हम देखे थे कि ये बाबर और राणा सांगा के बीच में। देखिए 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था, तो देखिए 1529 में, 1529 याद रखिएगा, 5 मई 1529 को लास्ट ये बाबर का युद्ध था। खानवा किसका, घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध, ये चूंकि हमने कहा था कि अफगानों के बीच, अफगान और बाबर के बीच, तो अफगान कौन थे भैया, तो देखिए इब्राहिम लोदी का भाई जो था महमूद लोदी, ये बदले की आग में था कि किसी प्रकार से बाबर को यहां से हटाया जाए और अपना शासन फिर से लाया जाए। तो महमूद लोदी और किसके बीच, बाबर के बीच युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध, और इसमें महमूद लोदी का हार हो गया था। चलिए, बाबर के संस्मरण, बाबर का संस्मरण यानी कि उसकी आत्मकथा या बाबरनामा बोलिए, जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, किसने लिखा था इसे, तो इसे लिखा था बाबर ने लिखा था। किस भाषा में, तुर्की भाषा में। और इस बुक को फारसी भाषा में जो ट्रांसलेट किया अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था, तो ये बात याद रखिएगा। आगे देखिए, किसने हुमायूं को परास्त किया तथा दिल्ली पर अधिकार करके अपना राजवंश स्थापित किया था, तो बाबर के बाद जो है, हम थोड़ा सा बात करेंगे, अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। बाबर के बाद क्या होता है कि बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं था। हुमायूं याद कीजिए, कामरान, अस्करी और हिंदाल। अब हुमायूं चूंकि बड़ा बेटा था, तो ये कहता है कि काम करना, हमारे बाद तुम उत्तराधिकारी बनोगे, लेकिन अपने भाइयों को भी कुछ कुछ दे देना। तो ये हुमायूं जो है अपने भाइयों में से मेवात यानी कि राजस्थान के मेवात या अरवल वाला क्षेत्र किसको देता है, हिंदाल को देता है। ठीक है, मेवात या अलवर वाला क्षेत्र हुमायूं जो है हिंदाल को देता है। उसके बाद याद रखिएगा, अस्करी को कहता है तुम संभल लेकर के जाओ। ठीक है, अस्करी को कहता है तुम संभल लेकर के जाओ, और कामरान को कहता है कि तुम मुल्तान, काबुल, कांधार ये सब वाला क्षेत्र लेकर के चले जाओ। तो अस्करी को संभल देता है, मेवात को हिंदाल देता है, और कामरान को क्या देता है भैया, तो मुल्तान, काबुल, कांधार, पंजाब मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र था वो किसे दे देता है, तो ये दे देता है कामरान को। और इसका एक चचेरा भाई था जिसका नाम था मिर्जा सुल्तान और मिर्जा सुलेमान, उसको ये बदख्शां का प्रदेश दे देता है। तो इस तरह से इसने क्या किया, अलग अलग कर दिया सबको। ठीक है, सबको अपना अपना राज दे करके कहा कि चलिए अब अपना अपना राज संभालिए। देखिए बाबर के बाद कौन आता है, हुमायूं आता है। कब आता है, 1530 के बाद। ठीक है, 1530 के बाद। तो बाबर के बाद आ गया हुमायूं, बाबर के बाद हुमायूं आ गया। अब यहां पर क्या होता है, हुमायूं के काल में 1530 के बाद हुमायूं का जो इंपॉर्टेंट आक्रमण है वो आपका 1532 में चुनार दुर्ग पर हुमायूं का आक्रमण होता है। चुनार दुर्ग पर हुमायूं का आक्रमण होता है। अब देखिए ये चुनार इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चुनार का जो किला था ये इंपॉर्टेंट इसीलिए था क्योंकि आगरा चूंकि आगरा में इन लोग का राजधानी था। आगरा और पूरब की बीच, आगरा और पूरब के बीच ये जो चुनार का दुर्ग था, ये एक क्या था, कड़ी था दोनों के बीच जोड़ने के लिए। आगरा से अगर इसे पूरब जाना है तो चुनार वाले क्षेत्र से जाना होता। तो ये सोचा क्या कि हम चुनार को ही क्यों ना जीत लें, तो चुनार के दुर्ग पर इसने पहला आक्रमण किया था बाबर ने 1532 में। और कहा जाता है चुनार दुर्ग को कहा जाता है पूर्वी भारत का, ईस्ट इंडिया का प्रवेश द्वार। इसीलिए ये सोचा कि हम चुनार दुर्ग को ही अपना बना लेते हैं, और 1532 में शेर खान के द्वारा हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। शेर खान के द्वारा हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। तो याद रखिएगा 1500
32 में चुनार के दुर्ग पर आक्रमण करता है कौन? बाबर, सॉरी हुमायूं, और ये क्या करता है, उसे अपना बना लेता है। और इसी साल 1532 में ही, इसी साल 1532 ईस्वी में ही दैराह नाम का एक जगह था। कौन सा? दैराह, याद रखिएगा, दैराह नाम का एक जगह था 1932 ईस्वी में ही दौराह। और यहां पर क्या करता है कि बिहार को जो अफगान सेना थी उसको हरा देता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर पर ये कब्जा कर लेता है। कौन? हुमायूं जौनपुर पर। तो याद रखिएगा 1532 में जौनपुर पर कब्जा कर लेता है अफगान सेना को हरा करके। उसके बाद चुनार दुर्ग पर आक्रमण कर लेता है। हम शेर खान यहाँ पर क्या करता है, इसकी आधीनता को स्वीकार कर लेता है। तो ये सब बात हुमायूं को लेकर के था। देखिए हुमायूं के जीवन काल में 4 इंपॉर्टेंट युद्ध होते हैं। हुमायूं के जीवन काल में 4 इंपॉर्टेंट युद्ध होते हैं। देखिए एक तो युद्ध ये हुमायूं 1532 में लड़ता है, देवरा का युद्ध, ठीक है। उसके बाद 1539 यानी कि 1539 में चौसा का युद्ध, याद रखिएगा चौसा का युद्ध। और 1540 में कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध। तो 1540 में चौसा का, 1539 में चौसा का युद्ध, 1539 में कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध। देखिए चौसा का युद्ध में शेर खान, जो कि शेर शाह सूरी के नाम से आगे चल करके विख्यात हुआ, अफगान था, ठीक है। तो शेर खान जो है भैया, ये चौसा के युद्ध में हुमायूं को हरा देता है। और उसके 1 साल के बाद जो है फिर से ये 1540 में हुमायूं से लड़ता है, कन्नौज का युद्ध होता है। और ये हुमायूं जो है शेर शाह को पूरी तरह से परास्त करके यहाँ से भगा देता है, ठीक है, यहाँ से भगा देता है। तो ये बात है, ये यहाँ से भाग जाता है। और कहाँ जाता है तो वो अलग की बात है, यहाँ पर उतना डिटेल में हम नहीं देखेंगे, लेकिन जितना है वो हम देख लिए। अब देखिए इसके बाद बाबर जो यहां से भाग जाता है 1540 में, तो 15 साल तक ये कहां रहता है, ये हम आगे बात करेंगे। तब तक 1540 से लेकर के 1555 तक, 1540 से लेकर 1555 तक दिल्ली की गद्दी पर सूरी वंश का शासन हो जाता है। किसका? सूरी वंश का शासन हो जाता है, शेर शाह सूरी, ठीक है, सूर्यवंश का। तो ये हम आगे देखेंगे, तब तक हम प्रश्नों को देखते हैं। कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 1540 में लड़ी गई थी। कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई? 1500, कन्नौज की लड़ाई या फिर बिलग्राम का युद्ध आप बोल सकते हैं। शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में क्रमशः किस स्थानों पर पराजित किया था? तो देखिए एक तो चौसा का युद्ध में पराजित किया, और दूसरा कन्नौज या फिर बिलग्राम। अभी हमने देखा शेर शाह सूरी के द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। चलिए शेर शाह सूरी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। शेर शाह सूरी 1540 से लेकर के 1555 तक दिल्ली की गद्दी पर सूरवंश का शासन रहता है। और पहले वो जो थे महाराज राजा जो थे वो कौन थे? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद, याद रखिएगा फरीद, ठीक है। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा इसने चांदी का जो सिक्का था उसको रुपया का नाम दिया, ठीक है, चांदी का सिक्का को रुपया का नाम। और तांबे का सिक्का जो था, इसके बीच में अगर 1 रुपया है और जो तांबे का सिक्का है, तो याद रखिएगा 1 चांदी का रुपया 64 तांबे के सिक्के के बराबर होता था, ठीक है। 64 रुपया अगर बोल सके, 64 तांबे का सिक्का और 1 चांदी का सिक्का जो होता था बराबर होता था। तो 1:64 का रेशियो था इसके समय, ठीक है। अच्छा, शेर शाह सूरी ने कलिंजर पर आक्रमण किया, और कलिंजर पर आक्रमण करना ही इसका अंतिम लड़ाई था। कलिंजर को ये जीतता भी है, लेकिन यहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है और शेर शाह मारा जाता है 22 मई 1545, यानी कि 5 साल के बाद ही शेर शाह की मौत हो जाती है, ठीक है। और इसका मकबरा जहां पर इसे गाड़ा जाता है, मकबरा कहां पर है? तो सासाराम बिहार में। शेर शाह सूरी, आपको पता भी होगा शेर शाह सूरी के बारे में, सासाराम बिहार में इसको गाड़ा जाता है। अच्छा, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण, पुराना किला के भवनों का निर्माण शेर शाह सूरी ही करता है। और जीटी रोड के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे कि सड़क ए आजम भी कहा जाता है, सड़क ए आजम, इसका निर्माण भी शेर शाह सूरी ने कराया था। और ये बंगाल से लेकर पाकिस्तान के लाहौर तक इस शेर शाह सूरी ने जीटी रोड को बिछवाया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ? सासाराम में है, ठीक है। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में। किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया था? तो शेर शाह सूरी, देखिए शेर शाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो
शेर शाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको एक मॉडल के रूप में अकबर ने एक्सेप्ट किया। उसी को फॉलो करते हुए मुगल साम्राज्य को अकबर ने संगठित किया था। बाबर का पुत्र कौन था? बाबर का पुत्र जो था हुमायूं था, और हुमायूं के अलावे कौन कौन था? कामरान था, अस्करी था और हिंदाल था। ठीक है, कामरान था, अस्करी था और हिंदाल था। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल बाबर के पुत्र थे। हुमायूं ज्येष्ठ था बाबर का। हुमायूं का जन्म जो है 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुई थी। अच्छा, हुमायूं की माँ का नाम कौन क्या था? माहम बेगम, जो कि सिया संप्रदाय से संबंधित थी। सिया से देखिए, बाबर की माँ जो थी माहम बेगम, वो सिया मुस्लिम थी। ठीक है, अब आगे देखिए, हमीदा बानो बेगम मरियम मकानी किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो ये किसकी थी भैया? ये हुमायूं की थी। हमीदा बानो मरियम मकानी दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी और उसके उत्तराधिकारी तीसरे मुगल बादशाह अकबर की मां थी। अकबर की मां थी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं जब यहां से हार करके, शेर खान से हार करके भागता है, तो ये किधर की ओर जाता है? काबुल और कांधार वाले क्षेत्र में जाता है। ठीक है, काबुल कांधार। अच्छा, काबुल कांधार किसको दिया था? तो ये कामरान को दिया था। किसे दिया था भैया? तो ये कामरान को काबुल और कांधार देता है। अच्छा, काबुल और कांधार, तो उधर ही ये क्या करता है? भटकते रहता है 2.5 साल तक। ठीक है, 2.5 साल तक भटकते रहता है, और उसके बाद जब ये उधर की ओर काबुल कांधार की ओर जाता है, तो वहां पर जो हिंदाल जो इसका भाई था, हिंदाल का एक आध्यात्मिक गुरु था जिसका नाम था मीर अली। हिंदाल का एक आध्यात्मिक गुरु था जिसका नाम था मीर अली, और मीर अली की बेटी थी हमीदा बानो बेगम। मीर अली की बेटी थी हमीदा बानो बेगम, और हमीदा बानो बेगम से 1541 में किसने? हुमायूं ने शादी करी, और हमीदा बानो बेगम से ही अकबर जन्म लिया 1542 में। ठीक है, अकबर जन्म लेता है। चलिए देखिए, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? तो देखिए, 15 साल बाद फिर से हुमायूं यहां पर आक्रमण करता है, और उस युद्ध का नाम होता है सरहिंद का युद्ध। ठीक है, सरहिंद का युद्ध। तो ये किस राजा को हराया था? तो सिकंदर सूरी को। किस युद्ध को? सिकंदर को। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध में सिकंदर सूरी को हराया, और ये जीता भी, और उसको यहां से खदेड़ दिया। देखिए, जामा मस्जिद इन विश्व धरोहरों में, विश्व धरोहर स्थलों में किस में है? तो जामा मस्जिद जो है फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद धरोहर स्थल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह मक्का की मस्जिद की नकल है। ठीक है, याद रखिएगा। हुमायूं के उत्तराधिकारी जो अकबर हुआ, हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अकबर हुआ। इसका जन्म कब होता है? तो जब हुमायूं यहां से भाग करके 15 साल इधर उधर भटकते रहता है, यानी कि इसका जो निर्वासन काल होता है, तो उस समय में अकबर का जन्म होता है। तो वह उत्तराधिकारी जो क्या बोलते हैं कि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। कहता है हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था, और वह उत्तराधिकारी जब बना, जित मतलब उत्तराधिकारी जब बनता है, तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये कौन था? अकबर। यहाँ पर कहता है कि जब वो 13 साल का था तब ही उसकी पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता यानी कि हुमायूं की मौत हो गई थी जब वो 13 साल का था अकबर, तभी। ठीक है, तो ये अकबर था। हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था, इसे देख लेते हैं। तो देखिए, हुमायूं का जो उत्तराधिकारी अकबर, इसका जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म अमरकोट के राजा बीर साल के यहाँ 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। कब हुआ था? 1542 को अकबर का जन्म होता है। 15 अक्टूबर 1542 को हुमायूं की मौत के पश्चात पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कालानौर नामक स्थान पर 15 फरवरी 1556 को अकबर को बादशाह घोषित कर दिया जाता है। देखिए, जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, तो आनन फानन में 15 फरवरी 1556 को, जबकि अकबर पंजाब वाले इलाके में था, तो वहां पर इसे बादशाह घोषित कर दिया जाता है, और ईंटों का सिंहासन बनाया जाता है। ठीक है, ईंटों का, और उसका राज्याभिषेक वहां पर कर दिया जाता है। किसके द्वारा? बैरम खान के द्वारा। किसके द्वारा? बैरम खान के द्वारा। और बैरम खान जो है छोटे अकबर को राजा बादशाह के गद्दी पर बैठाकर खुद वो क्या करता है? राजकाज चलाना शुरू कर देता है। अच्छा, सम्राट बनने के समय अकबर की आयु कितनी थी? 13 साल की आयु थी। ठीक है, 13 साल की आयु थी। ये बात है 1556 की। कब की? 1556 की है ये बात। ठीक है,
तो ये तो हमने देख लिया कि जब हुमायूं की मौत हो जाता है, हुमायूं का मौत हो जाता है, तो अकबर को आनन-फानन में कालानौर में क्या करता है, मात्र 13 साल की उम्र में ही अकबर को मुगल वंश का बादशाह बना दिया जाता है और उसके बाद बैरम खान जो है मुगल बादशाह का वजीर बन गया और मुगल बादशाह बैरम खान को खाने खाना की उपाधि भी दी जाती है। खाने खाना की उपाधि भी बैरम खान को दिया जाता है। ये अकबर का संरक्षक रहा और अकबर वकील भी ये नियुक्त होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पद था, ठीक है। अकबर चाचा भी कहता था, चाचा। तो ये बात है। अब क्या होता है कि बैरम खां इसके जगह पर देख-रेख करने लगता है और एक बात याद रखिएगा कि जब 5 नवंबर 1556 को अकबर की सेना और हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू जिसे कहा जाता है, उसके बीच युद्ध होता है। वैसे हेमचंद्र विक्रमादित्य बहुत ही ज़्यादा क्या था, शक्तिशाली था, बहुत प्रतापी था। ये 22 युद्ध लड़ चुका था, ठीक है? 22 युद्ध लड़ चुका था और एक भी युद्ध में ये हारा नहीं था। याद रखिएगा, एक भी युद्ध में ये हारा नहीं था। लेकिन ये हेमू जो था, ये मतलब जो पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में, इसमें हेमू लगभग जीत ही गया था, लेकिन पता नहीं युद्ध स्थल में कहां से एक तीर हेमू की आंख में घुस जाती है, वो गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो हेमू नहीं तो मुगल बादशाह बन जाता, ठीक है। चलिए, मुगल बादशाह नहीं, मतलब इसको अकबर को हटा करके वो बादशाह बन जाता। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी में किस वंश का शासक था? तो ये मुगल वंश का शासक था अकबर, ठीक है। अकबर का जो नाम है वो क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। जलालुद्दीन महमूद अकबर तैमूर वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था। मुगल वंश का पहला शासक बाबर, दूसरा शासक हुमायूं और तीसरा शासक अकबर हुआ। केवल मुगल शासकों में ही नहीं अपितु संपूर्ण मध्य युग में के भारतीय शासकों में अकबर को श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है। मुगल साम्राज्य को वास्तव में भारत स्थापित करने, उसका विस्तार करने और स्थायित्व देने का श्रेय अकबर को ही जाता है, ठीक है, अकबर को ही। तो चलिए अकबर के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? अकबर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से अकबर के बारे में ध्यान से सुनिएगा। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। उसके बाद 1556 यानी कि मात्र 13 साल की आयु में अकबर को दिल्ली का बादशाह बना दिया जाता है। यानी कि कहाँ पर? कालानौर में एक ईंटे का सिंहासन बना करके जल्दी-जल्दी में इसको अकबर को बादशाह बना दिया जाता है हुमायूं की मौत के बाद, ठीक है। अच्छा, बैरम खां अकबर का संरक्षण, बैरम खान के बारे में तो आपको पता ही होगा और खाने खाना की उपाधि भी इसे दी जाती है। तो बैरम खान जो है, चूंकि अकबर के ऊपर डोमिनेट होने लगता है, डोमिनेटिंग प्रवृत्ति का होने लगता है और 1556 से 1560 तक बैरम खां अकबर के संरक्षक के रूप में रहा। और जब देखता है कि बैरम खां और अकबर के बीच में बात-बात में झिड़क होने लगता था, लड़ाई होने लगता था, तो अकबर ने सोचा कि अब जो है बैरम खां को रास्ते से हटाया जाना चाहिए और एक बार बहुत मतलब चतुराई के साथ क्या करता है ये, उसको किसे, बैरम खान को कहता है कि हम जो है कहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम कहीं पर जा रहे हैं, शिकार शिकार खेलने जा रहे हैं, ठीक है, शिकार खेलने जा रहे हैं। तो अकबर आगरा से मतलब दिल्ली चला गया, ठीक है, और दिल्ली जा करके वो क्या करता है कि बैरम खान को वजीर के जो उसका पद था उससे वो उसको डिसमिस कर देता है और उसके बाद बैरम खान को कहता है कि या तो तुम साम्राज्य से यहाँ से चले जाओ, किसी और कहीं जाकर के साम्राज्य की सेवा करो, या फिर हज करने चले जाओ मक्का। तो बैरम खान ने दूसरा जो ऑप्शन था कि हज करने चले जाओ, उसको चुनता है और बैरम खान हज करने के लिए निकलता है मक्का। तो अहमदाबाद की जगह पाटन नामक एक जगह होता है, अहमदाबाद के ही पास पाटन नाम के एक जगह होता है। वहां पर एक अफगान सैनिक मुबारक खान ने बैरम खान को मार डाला, है ना? मार डाला। तो याद रखिएगा, बैरम खान को कौन मारता है? एक अफ़गान सैनिक मुबारक खान ने मार डाला और उसके बाद बैरम खान की जो विधवा थी, उससे अकबर शादी कर लेता है। ठीक है? बैरम खान की, और बैरम खान का एक बेटा भी था, अब्दुल रहीम खान ए खाना जिसको कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो अकबर के बारे में, बैरम खान के बारे में हो गया। अब अकबर जो है क्या करता है, आमेर का राजा बिहारी मल की पुत्री, बिहारी मल की बेटी बरखा बाई से अकबर शादी करता है और बरखा बाई नहीं, हरका बाई से ही अकबर का जो बेटा सलीम, जिसे जहांगीर आगे चल के जाना गया, उसकी माँ कौन थी? तो आमेर के राजा बिहारी मल की बेटी हरका बाई से जब अकबर शादी करता है तो उसका ही बेटा, उन दोनों का बेटा था सलीम, जिसे जहांगीर आगे जाना गया। अकबर जो किसका समर्थक था? चिश्ती
संप्रदाय का। अकबर किसका समर्थक था? चिश्ती संप्रदाय का। 1556 से में इसका राज्याभिषेक होता है। 1562 में ये दास प्रथा को अकबर समाप्त कर देता है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को ये समाप्त करता है और 1564 में, याद रखिएगा, 1564 को ये जाजिया कर को भी समाप्त कर देता है। जाजिया कर को तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक तो 1562 में ये दास प्रथा को समाप्त कर देता है, 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर देता है, 1564 में जाजिया कर को समाप्त कर देता है और बाल विवाह और सती प्रथा को भी ये रोकने का भरसक प्रयास करता है अकबर। ठीक है, अकबर। अच्छा, अकबर जो है एक मीर बख्शी के पद की भी यहां पर क्या करता है? घोषणा करता है। और मीर बख्शी जो होता था वो सेना विभाग का, सैनिक विभाग का हेड होता था। और मीर बख्शी का काम होता था किसे वेतन देना है, सेना को कितना वेतन देना है, उसके जो भी डॉक्यूमेंट होता था उस पर सिग्नेचर करने का काम मीर बख्शी करता था। और 1573 ईस्वी में घोड़े दागने की प्रथा दोबारा जो है अकबर के समय में आई। देखिए, घोड़े दागने का पहला प्रचलन जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करा था और 1573 ईस्वी में फिर से घोड़े दागने की प्रथा अकबर के ने शुरू करी। और 1574-75 की बात है, 1574-75 उसमें अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था का भी उद्घाटन, या फिर ये कहें मनसबदारी प्रथा को किसने लाया? अकबर ने लाया। किसने? अकबर ने। देखिए, मनसबदारी प्रथा ये होता था कि मनसब मतलब कि रैंक या फिर पोजीशन। देखिए, अलग अलग जैसे अभी होता है ना, डीएम होता है, आपका एसपी होता है, आईएएस में जो अलग अलग पोस्ट होते हैं, तो पोस्ट के हिसाब से उसको रैंक दिया जाता है। ठीक है, उसके हिसाब से उसको सैलरी दिया जाता है, उसके हिसाब से उसको फैसिलिटी दिया जाता है। तो वही मनसबदारी प्रथा जो है अकबर लेकर के आया। अलग अलग श्रेणी के मनसब दिए जाते थे, उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी दिया जाता था। और ये कब होता है? 1574-75 में। अकबर का राज्याभिषेक 1556 में होता है और 1556 के बाद लगभग 11-12 साल के बाद ये 1574-75 में मनसबदारी व्यवस्था अकबर लेकर के आता है। देखिए, एक और व्यवस्था है जिसका नाम है आईने दहसाला। क्या? आईने दहसाला। ये भी अकबर के समय होता है। अकबर ही इसको क्या करता है? लेकर के आता है। और ये इस अकबर का जब क्या बोलते हैं कि राज्याभिषेक होता है, उसके 24 साल के बाद आईने दहसाला नाम का पद्धति अकबर लेकर के आता है। अच्छा, दहसाला का मतलब क्या है कि 10 सालों पर, दहसाला, दह मतलब 10, तो 10 सालों पर यह क्या करता था? एक सर्वे करवाता था, एक सर्वे करवाता था किसानों सबका। और उसमें जो किसानों के 10 सालों में जो भी आय हुए, जो भी प्रॉफिट हुए, तो उसमें से कुछ परसेंटेज ये अकबर अपने राजकोष में रखवाते थे। ठीक है, तो इस बात को आईने दहसाला पद्धति, और इसको आईने दहसाला का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? टोडरमल ने। किसने? टोडरमल ने, जो कि क्या फाइनेंस मिनिस्टर था किसका? अकबर का। ठीक है, अकबर का। और इसी आईने दहसाला को टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अकबर के द्वारा कुछ युद्ध लड़े गए, जिसमें से सबसे प्रमुख है आपका हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है। वैसे अकबर इसके सामने कभी गया नहीं, इसकी हिम्मत नहीं थी। तो 1576 में अकबर हल्दी घाटी की युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, अच्छा, इसका जो कुछ युद्ध इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो गोंडवाना पर जो ये विजय हासिल करता है, कब? 1564 में। चित्तौड़ पर यह आक्रमण करता है, विजय करता है, वहां जीतता है 1568 में। कालिंजर को जीतता है 1570 में। आमेर से इसकी संधि होती है 1562। मारवाड़ का भी ये जीतता है 1570। असीरगढ़, हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576। और एक असीरगढ़ का युद्ध है 1601 में। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में। तो ये सब बात है। ठीक है, एक धर्म, अलग से धर्म की भी इसने स्थापना करी थी, जिसको कि दीन ए इलाही धर्म के नाम से ये कहता था। उसकी स्थापना ये 1582 में करता है, दीन ए इलाही धर्म के बारे में। ठीक है, और दीन ए इलाही का जो मेन पुरोहित था वो कौन था? अबुल फजल। और केवल हिंदुओं में केवल बीरबल ने इस दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करा था। तो ये बात अकबर के बारे में हम लोगों ने देखा। अब चलिए देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। कब? 1576 में। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। मात्र कहता था कि तुम हम मेरा अधीनता स्वीकार करो, जैसे तुम राज्य कर रहे हो राज करो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम जो है हमारा अधीनता स्वीकार कर लो केवल। तो ये महाराणा प्रताप को 15 अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा
प्रताप के विरुद्ध भेजा। मानसिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोडुगा गढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आया। फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें महाराणा प्रताप पराजित होता है और अरावली की पहाड़ियों में यह शरण लेता है, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गए? तो ये कहता है महाराणा प्रताप। देखिए, मैदान छोड़कर। चलिए आगे देखते हैं। भारत में मनसबदारी प्रथा की किसने शुरू की? तो भारत में मनसबदारी प्रथा जो है अकबर ने शुरू की है। ठीक है, अच्छा, अकबर ये मनसबदारी प्रथा को, मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली गई थी और इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना ने किया था। अकबर के द्वारा 1566-67 में 11वें वर्ष प्रारंभ में मनसबदारी व्यवस्था को लेकर के अकबर आया था। ठीक है, अच्छा, मनसबदारी में क्या होता था? जाट और सवार जो होता था, इसी मनसबदारी प्रथा में जाट और सवार नाम का मतलब पोस्ट दिया जाता था। और इसमें जाट और सवार में क्या होता था? जाट में जितने जाट का मनसब होता था तो उसमें क्या होता था कि जाट तो उतना सिपाही इसके पास होता था, सिपाही का सेना, और जितने सवार तो उतने घुड़सवार होते थे। ठीक है, उतने घुड़सवार। तो जाट और सवार जो होता था इनमें किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो ये मनसबदारी से था। ठीक है, जाट और सवार मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है। मुगल काल में प्रचलित यह प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने शुरू किया था। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता मिली है? तो ये आपका हुमायूं का मकबरा वर्ष 1993 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली के दीन पनाह अर्थात पुराने किले के निकट संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली के दीन पनाह नामक अर्थात पुराने किले के निकट संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास स्थित है। हुमायूं के मकबरे के परिसर में मुगल वंश के राजशाही परिवार के 150 सदस्यों की कब्रें स्थापित की गई है, इसीलिए इसे मुगल वंश का कब्रिस्तान के नाम से संबोधित किया जाता है हुमायूं के मकबरा को। अच्छा, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो हमने अभी देखा अकबर और हेमू के बीच में 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें अकबर विजयी होता है, लेकिन वहां पर देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई कब? तो ये लड़ा गया था पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में, 5 नवंबर 1556। ठीक है, सॉरी। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? गढ़कटंगा। ठीक है, तो देखिए जो मुगल सेना या फिर यूँ कहें कि अकबर जो है मतलब जब अपना साम्राज्य का विस्तार करने लगता है, अपना साम्राज्य के विस्तार करने के उद्देश्य से अकबर मालवा, गढ़कटंगा और अजमेर इन सब इलाके को जीतना चाहता है। तो इन सब इलाकों को ये जीता भी, लेकिन जब ये गढ़कटंगा राज्य जो कि आपका जो ये अभी मॉडर्न मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश एमपी, तो एमपी का जो ये उत्तरी वाला भाग और नर्मदा घाटी वाला जो भाग है उस समय यहाँ पर गढ़कटंगा राज्य था। ठीक है, गढ़कटंगा राज्य। अब ये गढ़कटंगा राज्य पर मुगल सेना यानी कि अकबर की सेना यहाँ पर आक्रमण करता है और वहां पर याद रखिएगा रानी दुर्गावती बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी दुर्गावती जो थी वो अकबर की सेना से लड़ती है, जो कि बहुत अच्छी निशानेबाज थी, धनुष, वान, बंदूक इन सब हथियारों को चलाने में। और जो अकबर की सेना की ओर से जो आसफ खान आया था उससे रानी दुर्गावती जम करके लड़ती है। उसके बाद रानी दुर्गावती घायल हो जाती है, फिर भी लड़ती रहती है और लास्ट में खुद ही छुरा घोंप करके अपने प्राण को त्यागती है रानी दुर्गावती। तो याद रखिएगा 1564 में मुगल सेनाओं को लड़ते हुए गढ़कटंगा को मतलब करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? तो रानी दुर्गावती। 1564 ईस्वी में मुगल सेना से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान जबलपुर के बरेला की रानी की समाधि है। अच्छा, जबलपुर के बरेला में रानी दुर्गावती की समाधि है, याद रखिएगा जबलपुर के बरेला में रानी दुर्गावती की समाधि है। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो हमने अभी देखा राजा टोडरमल। देखिए अकबर के नौ रत्न थे, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, याद रखिएगा अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। और ये 9 रत्न कौन कौन से थे? तो इसे आपको याद रखना चाहिए इन सारे 9 रत्न को। ठीक है, एक तो आपका कौन था? बिरबल। बिरबल का असली नाम क्या था भैया? बिरबल तो आपने सुना ही होगा। बिरबल का असली नाम था महेश दास। क्या? बिरबल का
असली नाम महेश दास था और ये बीरबल एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित था, महेश दास। तो अकबर का जो नवरत्न में एक बीरबल था, दूसरा अबुल फजल था, ठीक है? अबुल फजल, और अबुल फजल ने अकबरनामा, आईने अकबरी, इन सब जैसे ग्रंथों की रचना करी थी। और अकबर ना, याद रखिएगा, अबुल फजल। उसके बाद तानसेन। तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। अच्छा, तानसेन का जन्म जो है वो ग्वालियर में हुआ था। संगीत में इतना निपुण था कि इसको अकबर के दरबार में रखा गया था और अकबर ने इसे कंठाभर वाणी बिलास की उपाधि से भी सम्मानित किया था। किसे? तानसेन को। उसके बाद आपका अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि बैरम खां का पुत्र था। एक मानसिंह था, राजा टोडरमल जो कि अकबर का वित्त मंत्री था, फैजी। अबुल फजल का ये बड़ा भाई था फैजी। तो फैजी और अबुल फजल दो भाई थे अकबर के नौरत्न में से। अच्छा, फैजी ने महाभारत और गीता का फारसी में अनुवाद किया था, याद रखिएगा। अच्छा, एक आपका था हकीम हुमाम। हकीम हुमाम ये जो था ना, अकबर का फ्रेंड था, ठीक है? अकबर का फ्रेंड था और अकबर इससे खुश होकर के अपने नौरत्न में शामिल कर लिया था हकीम हुमाम को। और एक था आपका मुल्ला दो प्याजा। अपनी जो इसका बुद्धिमानी और ये बोलने में इतने निपुण थे कि इसके कारण इसे नौरत्न में शामिल किया था। तो टोडरमल के बारे में हमने देख लिया। अच्छा चलिए, टोडरमल बंदोबस्त जो कि हमने दहसाला पद्धति। अब सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल क्या थे? तो वित्त मंत्री थे। अच्छा देखिए, अकबर ने किस वर्ष पिछले 10 वर्षों में राज्य के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया था? बताइए। ये तो हमने अभी बताया था आपको कि 1580 में ऐसा हुआ था। आईने दहसाला का पद्धति का इसने क्या किया? आईने दहसाला पद्धति के बारे में बताया था 1580 में। कब? 1580 में, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गया आईने दहसाला। तो यही बात पूछ रहा है, भूमि उत्पादकता की जानकारी थी, तो ये आपका 1580 की बात है, द आईने दहसाला के बारे में, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला? राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला? तो ये जो राजस्थान के जयमल और कल्ला, इस सूरवीर के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी, जिन्हें 1568 ईस्वी की बात है, 1568, और 1568 में दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली पर किसका शासन था? दिल्ली की गद्दी पर तो अकबर था। तो अकबर सुल्तान था। देखिए, अकबर अकबर सम्राट अकबर की घेराबंदी करने में, घेराबंदी में ये दोनों जो जयमल और कल्ला थे, इसने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो याद रखिएगा यही था, ठीक है। तो ये आपका किस में? चित्तौड़गढ़ के किले में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में जयमल और कल्ला सूरवीर के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी, जो कि ऐसा हुआ था। भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था? विच वाज द फर्स्ट गार्डन टॉम इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट? तो ये कौन सा था भैया? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा को मुगल काल का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, हुमायूं का मकबरा एक वर्गाकार उद्यान के केंद्र में अवस्थित है, वर्गाकार उद्यान के केंद्र में अवस्थित है, ठीक है। और यह 4 बागों के द्वारा, 4 बाग वाला प्रणाली होता था कि चारों ओर से आपका नहर होता था, बीच में इस प्रकार से यहाँ गार्डन होता था। तो 4 बाग, क्या बोलते, कहाँ गए? 4 बागों द्वारा 4 मुख्य भागों में विभाजित है। इस मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। रूढ़ी से निर्मित ऊंचे अहाते में पश्चिम और दक्षिण में ऊंचे 2 मंजिले हैं। तो फारसी वास्तुकला मीरक मिर्जा ग्यास बेग को इस मकबरे के लिए हाजी बेगम में नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो फारसी वास्तुकार मीरक मिर्जा ग्यास बेग को इस मकबरे के लिए हाजी बेगम ने नियुक्त किया था, हुमायूं के मकबरे के लिए, ठीक है, हाजी बेगम ने। अच्छा, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे किसे नियुक्त किया था? तो ये आपका मियां तानसेन था, जो कि रामतनु पांडे था रियल में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर देखिए, कहा जा रहा है कि अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? अबुल फजल, अभी हमने कहा कि अबुल फजल जो था एक शेख मुबारक सूफी संत था, इसका पुत्र था, ठीक है, अबुल फजल। चलिए, बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? तो अकबर के, ठीक है, सलाहकार था। अब देखिए, मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? तो मान सिंह प्रथम, मान सिंह प्रथम, ठीक है, जो कि नौरत्न में से एक था। राजा टोडरमल, बीरबल, तानसेन, ये सब अकबर के नौरत्न में से था, ठीक है। अब देखिए, 1579 में निम्न में से किसने महजरनामा जारी किया था? तो महजरनामा अकबर ने जारी किया था 1579 में। किसने? महजरनामा। देखिए, वो 1579 ईस्वी की बात है, 1579 ईस्वी की बात है, अकबर ने महजरनामा जारी किया। यह महजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। महजरनामा की घोषणा अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के उद्देश्य से की थी। तो याद रखिएगा, 1579 में महजरनामा कौन जारी करता है? तो अकबर, ठीक है। इसका किसने बनाया था? तो
शेख मुबारक ने, जो कि अबुल फजल के पिताजी थे। अच्छा, निम्न में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया? तो दीन ए इलाही अकबर ने आरंभ किया था 1582 ईस्वी में। कब? 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही, जैसे कि तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है, इसको शुरू किया। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित किया, मतलब सभी धर्म के थोड़े थोड़े कुछ को लिया और इसे सर्वमान्य बनाने का, मतलब सबसे ऊपर इसे बनाने का प्रयास किया, दीन ए इलाही। दीन-ए इलाही को धर्म, दीन-ए इलाही जो धर्म था, इसको क्या बोलते हैं कि इसका जो मेन पुरोहित किसको बनाया गया था? अबुल फजल को। किसको? अबुल फजल को। और हिंदू में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। देखिए, निम्न में से किस लेखक ने अकबर के दीन-ए इलाही को उनकी मूर्खता का, न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? तो ये विंसेंट स्मिथ ने कहा है दीन-ए इलाही जो उसने, कि वो उसकी मूर्खता का परिचायक था। ठीक है? चलिए, 1582 में दीन-ए इलाही को इसने बनाया था। चलिए, खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया है? तो आगरे के किला में खास महल और शीश महल का निर्माण किया गया है। आगरे का किला मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह भारत में यूनेस्को, आगरे का किला मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह भारत में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में एक है और इसमें स्थित खास महल और शीश महल का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। याद रखिएगा, शाहजहां के द्वारा। आगरे के किले को किसके द्वारा बनाया गया था? आगरे के किले को अकबर के द्वारा बनाया गया था और इसमें जो खास महल और शीश महल है, उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है? किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया था और जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो देखिए, अकबर ने मकसूदाबाद नाम के शहर का निर्माण करवाया था, जो कि बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से मतलब फेमस हुआ। आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? तो आगरा में जो नगीना मस्जिद है, इस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है। ठीक है? बंगाल शैली का। अब देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मिलान करने, तो आगरे का किला को किसने बनाया था? आगरा का किला अकबर ने बनाया। ताजमहल को किसने बनाया? शाहजहां ने। तो बचा कौन? पुराना किला, पुराना दिल्ली का पुराना किला शेर शाह सूरी ने बनाया था, सूर्यवंश के। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, निम्न में से किसने निम्न में से फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण किसने? अकबर ने करवाया था। देखिए, अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में राजमहल सह किले का निर्माण करवाया, जिसमें इसमें जोधाबाई महल, पंचमहल, स्वर्ण महल, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम कोठी, बिरबल कोठी बनाया गया है। याद रखिएगा, जो फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर है, इसका निर्माण इसमें अकबर ने, इसमें जोधाबाई महल है, पंचमहल है, स्वर्ण महल है, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम कोठी, बिरबल कोठी, ये सब है। अच्छा, जरदोजी कढ़ाई कि अकबर के तहत लोकप्रिय हुआ। ठीक है? जरी के कार्य को जरदोजी कढ़ाई कहते हैं। जरी के कार्य को जरी करने वाले, और यह कार्य भारत में ऋग्वेद के समय से प्रचलित है। यह कार्य मुगल बादशाह अकबर के समय राजसी संरक्षण में अत्यंत लोकप्रिय हुआ और बाद में औरंगजेब के काल तक राजसी संरक्षण एवं अभाव के एवं औद्योगिकरण के दौर में इसका पतन होने लगा, जरदोजी कढ़ाई का। अकबर के शासनकाल में अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी सेनापति थे। मुगल काल में मीर बख्शी जो होता था, वो सेना विभाग का प्रधान था। ठीक है? अब अवसर पड़ने पर उसे सेना का सेनापतित्व दिया जा सकता था। सैनिकों की भर्ती करना, उनका हुलिया रखा जाना, घोड़ों और हाथियों को दागा जाना, सैनिकों के शस्त्रों, वस्त्रों, घोड़ों और शिक्षा, इन सब का मतलब रसद, मतलब उसको खाने पीने का आदि की देखभाल करना मीर बख्शी का काम होता था। प्रत्येक मनसबदार के सैनिकों की संख्या, प्रत्येक की पदोन्नति यानी कि प्रमोशन का हिसाब और प्रत्येक को वेतन देना, इन सब का काम मीर बख्शी के ही ऑफिस से होता था। तो मीर बख्शी बहुत इंपॉर्टेंट था, एक तरह से कहा जाए तो सैन्य विभाग का हेड था। ठीक है? इबादत खाना जो एक बैठक थी, उसको किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? तो अकबर के द्वारा इबादत खाना जो कि एक बैठक था, उसे बनाया गया था। बादशाह अकबर ने धार्मिक चर्चा और विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना का निर्माण का आदेश दिया। इबादत खाना में बादशाह की मध्यक्षता में सैयद, शेख, उलेमा धार्मिक चर्चा किया करते थे। 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मावलंबी के लिए इबादत खाना खोल दिया था। ठीक है? अब देखिए, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनाया था? बुलंद दरवाजा इसने 1601 में बनवाया था। देखिए,
बादशाह अकबर 1601 ईस्वी में बुलंद दरवाजा को गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। बादशाह अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1601 ईस्वी में बुलंद दरवाजा बनाया था। यह दरवाजा जिस शैली में बना हुआ है उसे अर्ध गुंबदीय दरवाजा शैली कहते हैं। मतलब जो आपका बुलंद दरवाजा किस शैली में बना है, अर्ध गुंबदीय दरवाजा शैली। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर, बुलंद दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का यूज किया गया है। बुलंद दरवाजा किस स्थान के महल का मुख्य प्रवेश द्वार है, तो फतेहपुर सीकरी के स्थान जो है उसका मुख्य प्रवेश द्वार आपका बुलंद दरवाजा है। ठीक है, बुलंद दरवाजा। अकबर के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्यों की तुलना में नवीनतम है? देखिए, थानेसर की लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में, तुकरोई तुकरोई की लड़ाई। तो सबसे पहले जो हुआ था 1556 में था पानीपत की लड़ाई। थानेसर की लड़ाई होता है आपका, थानेसर की लड़ाई ये होता है 1567 यानी कि 1567 में। उसके बाद आपका तुकारोई का युद्ध जो होता है, इसकी लड़ाई जो होती है वो 1575 में होता है, और आपका हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1575 में, तो ये 1576 में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो सबसे लास्ट का हो गया हल्दी घाटी का युद्ध। तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो ये 1575 में तुकारोई की लड़ाई लड़ी गई थी। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ है? मुगल बादशाह अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा सिकंदरा, जो कि आगरा में है, आगरा में एक गांव में स्थित है। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनाई थी, किंतु इसके निर्माण की जो योजना है वो किसने बनाया था? अकबर ने ही बनाया था, किंतु निर्माण जहांगीर ने 1613 में। देखिए, मुगल बादशाह अकबर का जो मौत हो जाता है 1605 में, इसके बाद जहांगीर शासन करता है, तो जहांगीर ने 1613 ईस्वी में इस मकबरा का निर्माण करवाया था। इस मकबरे में 5 मंजिलें हैं। इसकी प्रत्येक इसके जो इस मकबरा जो है, इसके प्रत्येक ऊपर की मंजिलें नीचे की मंजिलों से आकार में छोटी होती गई, और इस मकबरे की विशेषता ये है कि इसका गुंबद नहीं है। ठीक है, इस मकबरे का जो अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा में, इसमें गुंबद नहीं है, गुंबद विहीन है। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई, जो भविष्य में सम्राट जहांगीर कहलाए। देखिए, सलीम ही जहांगीर कहलाता है भैया। तो अकबर भारत का महान मुगल शासक था, लेकिन वह अपने पुत्रों से संतुष्ट नहीं था। उसके दोनों छोटे पुत्र मुराद, दनियाल की मृत्यु हो चुकी थी, और तीसरे पुत्र सलीम के अत्यधिक शराब के नशे में रहने के कारण बादशाह अकबर ने उसके पुत्र खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। देखिए, जहांगीर का पुत्र खुसरो को ये उसका अपना अधिकारी घोषित कर देता है, उत्तराधिकारी। ठीक है, अकबर ने। तो ये ऐसा कर अकबर घोषित कर देता है, जिससे कि सलीम नाराज हो जाता है, जिससे कि सलीम यानी कि जहांगीर नाराज हो जाता है, और उसके बाद अकबर से विद्रोह कर लेता है, लेकिन अकबर ने उसे क्षमा कर दिया। बाद में वह जहांगीर के नाम से शासक बनता है। अब देखिए, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को जो है कहता है कि सलीम को किस चीज का खिताब मिला, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। अकबर का जो पुत्र था सलीम, इसका नाम तो सलीम था, लेकिन जब ये शाहजहां मतलब जब ये शासन संभालता है, तो इसका नाम ये जहांगीर के नाम से क्या होता है, शासन करता है। जहांगीर का मतलब होता है जहां को जीतने वाला, जहां मतलब विश्व, जहान को जीतने वाला, जहांगीर मतलब विश्व विजेता। तो जहांगीर के नाम से सलीम ही शासन पर काबिज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर का पुत्र था। जहांगीर मुगल बादशाह अकबर का पुत्र था। अनेक संतों एवं फकीरों की मिन्नतों और फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर की पत्नी मरियम उस्मानी ने 1569 में मोहम्मद सलीम, जो कि जहांगीर के नाम से जाना जाता है, को जन्म दिया। अकबर जो है सलीम को शेखू बाबा भी कहता था, और सलीम का मुख्य जो था वो अब्दुल रहीम खाना था। ठीक है, तो सलीम के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि जहांगीर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जहांगीर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी, खुद लिखा था इसमें। अच्छा, जहांगीर का जन्म कब होता है? तो अभी हमने बात किया, जहांगीर का जन्म होता है 1569, 1569, 30 अगस्त 1569 को। अच्छा, जहांगीर जो है, जहांगीर का 2-3 शादी होता है। तो पहला जो शादी इसका होता है, पहला शादी इसका अंबर का राजा भगवान दास की बेटी, राजा मान सिंह की बहन जो थी मान बाई के साथ जहांगीर की शादी होती है। पहली पद शादी जो है मान बाई के साथ, जहांगीर का पहला शादी मान बाई, जो कि मान सिंह की बहन थी। अच्छा, अकबर का दूसरा शादी जो होता है वो जगत गोसाई के साथ होता है।
है जगत गोसाई। और जगत गोसाई जो थी ये उदय सिंह का बेटी थी, उदय सिंह की बेटी थी। जगत गोसाई उदय सिंह की बेटी थी और जगत गोसाई और जहांगीर का ही लड़का था खुर्रम, शहजादा खुर्रम, ठीक है, शहजादा खुर्रम। आगे चल के यही खुर्रम शाहजहां के नाम से मतलब जाना जाता है, प्रसिद्ध होता है। तो जगत गोसाई का लड़का था। अब देखिए जो इसका जहांगीर का जो राज्याभिषेक होता है वो कब होता है? अकबर के मरने के बाद, यानी कि 1605 में। कहाँ पर होता है? आगरा के किले में। कहाँ पर होता है? आगरा के किले में, याद रखिएगा, आगरा के किले में। अच्छा, जो जहांगीर था ये किस उपाधि से इसका जब राज्याभिषेक होता है इसे क्या उपाधि दिया जाता है? तो याद रखिएगा, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, यानी कि सब जो है अपने नाम के आगे गाजी लगा रहा है, मतलब कि काफिरों को मारने वाला, बिना मारे इन लोग का काम नहीं चलने वाला था। तो जहांगीर जो है, जहांगीर गाजी का उपाधि से कौन क्या था? तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से ये सम्मानित होता है और मतलब उससे उसके बाद ये राजकाज संभालता है, ठीक है। 1605 में इसका राज्याभिषेक होता है, ठीक है। अच्छा, अकबर के जहांगीर के समय का कुछ इंपॉर्टेंट घटना है जिसमें से है एक आपका चित्तौड़गढ़ की संधि। चित्तौड़गढ़ की संधि देखिए 1605 में इसका राज्याभिषेक होता है और 1615 ईस्वी की बात है, चित्तौड़गढ़ से इसकी संधि होती है। किसके साथ? चित्तौड़गढ़ की से संधि होती है जहांगीर का राणा अमर सिंह के साथ, ठीक है। राणा अमर सिंह के साथ इसकी संधि होती है। राणा अमर सिंह जो है इसकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं और जहांगीर जो है राणा अमर सिंह को चित्तौड़ वापस कर देते हैं, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट है इसके समय का, जब जहांगीर नूरजहां से शादी करता है। नूरजहां, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, जहांगीर नूरजहां से शादी करता है और नूरजहां और जहांगीर की शादी से कुछ साल बाद ही नूरजहां जो है अपना एक अलग दल बना लेती है जिसका नाम होता है नूरजहां गुट या फिर जुनता गुट या जुनता दल, ठीक है। नूरजहां गुट बोलिए, जुनता दल बोलिए या जुनता गुट बोलिए। तो नूरजहां और जहांगीर से शादी होता है, उसके बाद ये दल बनाया जाता है जुनता दल, ठीक है। अच्छा, इसमें जुनता दल या नूरजहां दल में जो सदस्य थे उसमें कौन कौन थे? एतमादुद्दौला। एतमादुद्दौला कौन था? तो ये नूरजहां का पिता था, जिसे कि मिर्जा गयास बेग भी कहा जाता है। उसकी माता का नाम था असमत बेगम। नूरजहां की माता का नाम असमत बेगम और असमत बेगम भी इस जुनता दल में थी। आसफ खां उसका भाई था और शहजादा खुर्रम जो कि जगत गोसाई और जहांगीर का बेटा था, शहजादा खुर्रम जो कि शाहजहां के नाम से आगे विकसित फेमस होता है। तो शहजादा खुर्रम, आसफ खां, असमत बेगम, एतमादुद्दौला जो है ये जुनता दल में शामिल हुए। असमत बेगम जो कि नूरजहां की माँ थी, उसको गुलाब के पंखुड़े से इत्र बनाने आता था और ये उसी लिए फेमस है और ये अपना ये विद्या नूरजहां को भी देता है। जहांगीर का जन्म कब होता है? 1569 में। जहांगीर 1605 से 1627 तक शासन करता है। किस वंश का शासक था भैया? तो ये मुगल वंश का शासक था, ठीक है। जहांगीर के काल में हम देखिए यहाँ पर थोड़ा पिक्चर थोड़ा ब्लर है, लेकिन आप समझिएगा हम जो आपको समझा रहे हैं। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? देखिए जहांगीर के एक तो जो मुगल जहांगीर जब शासनकाल कब से कब तक? 1605 से 1627। अच्छा, इस बीच में जहांगीर के दरबार में अलग अलग जो है क्या है अंग्रेज आते हैं, अलग प्रतिनिधि मंडल आता है। तो सबसे पहले बात याद रखिएगा विलियम हॉकिंस का। विलियम हॉकिंस जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत और प्रतिनिधि के रूप में, विलियम हॉकिंस मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत और प्रतिनिधि था। और याद रखिएगा विलियम हॉकिंस को जहांगीर कौन सा उपाधि देता है? तो विलियम हॉकिंस को जहांगीर इंग्लिश खान की उपाधि देता है। उसके बाद याद रखिएगा सर टॉमस रॉ, ब्रिटेन का राजा जेम्स प्रथम का दूत था टॉमस रॉ, और अजमेर में जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रॉ आया था और जहांगीर के साथ सर टॉमस रॉ शिकार खेलने भी गया था। तो हम क्या याद रखेंगे? कैप्टन विलियम हॉकिंस अंग्रेज मतलब पहला अंग्रेज था जो कि मुगल दरबार में आया था। कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की भी उपाधि दी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी का ये एम्बेसडर बोलिए, राजदूत बोलिए, प्रतिनिधि बोलिए, रिप्रेजेंटेटिव बोलिए, तो ये था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं।
कहा जा रहा है कि सर टॉमस रॉ इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम, इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम, अभी हमने देखा भैया कि इंग्लैंड के किंग जो जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे, अभी हमने देखा इसे, तो ये आए थे जहांगीर के राज दरबार में। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए सर टॉमस रॉ विजिटेड विजिटेड कोर्ट ऑफ, सर टॉमस रॉ विजिटेड द कोर्ट ऑफ मुगल मुगल रूलर एज द एम्बेसडर ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड। तो किस मुगल रूलर के शासन में आया था भैया, तो ये जहांगीर के शासनकाल में आया था सर टॉमस रॉ। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि जहांगीर के शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रॉ ने भारत का दौरा किया था। ठीक है, भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अनुमति कौन देता है, तो 1617 में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था, जहांगीर बैठा था, तो यही देगा, यही दिया है। ठीक है, जहांगीर ही। अब आगे देख लेते हैं, सलीम चिश्ती की दरगाह किसमें स्थित है। सलीम चिश्ती की दरगाह जो है ये फतेहपुर सिकरी में स्थित है। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, और अकबर ने करवाया था गुजरात विजय के बाद। ठीक है, तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा जिले के फतेहपुर सिकरी में स्थित है। बादशाह अकबर ने इस खूबसूरत दरगाह का निर्माण प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिश्ती सलीम की याद में करवाया था। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उनके पुत्र सलीम का जन्म हुआ था, जिसको आगे चल करके जहांगीर के नाम से जाने गए। किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था, तो ये अभी हमने देखा, सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी, तो ये जहांगीर की पत्नी थी। और नूरजहां जब इससे शादी होता है तो नूरजहां गुट या फिर जुनता गुट, जुनता दल बनाती है। ठीक है, तो मुगल सम्राट जहांगीर ने मेहरुन निसा मतलब नूरजहां, इससे 1611 ईस्वी में विवाह कर लिया। इसे नूरजहां की उपाधि प्रदान करी गई, किसे, मेहरुन निसा को। वह जहांगीर के साथ झरोका दर्शन में जाने लगी। झरोका दर्शन एक प्रकार का फेमस फेस्टिवल था, तो झरोका दर्शन में जाने लगी। सिक्कों पर उसका नाम अंकित होने लगा, किसका, नूरजहां का, तथा बादशाह के आदेश पत्रों पर बादशाह के हस्ताक्षर के अतिरिक्त बेगम नूरजहां का नाम भी लिखा जाने लगा था। मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता है, वह जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, जहांगीर की। आगे देखिए कहा जा रहा है कि जहांगीर ने मेहरुन्निसा से निकाह किया था, जो नूरजहां की उपाधि से प्रदान किया गया। ठीक है, अच्छा शाहजहां, अब आता है शाहजहां के बारे में। अब जैसे ही शाहजहां का नाम आया है तो पहले हम शाहजहां को देख ही लेते हैं। ठीक है, शाहजहां को, तो शाहजहां का जन्म होता है 1592 को। कब, शाहजहां का जन्म होता है 1592 को। और ये इसकी माता का नाम क्या था, जगत गोसाई। इनकी माता का नाम जगत गोसाई था, जो कि जहांगीर या फिर सलीम की दूसरी पत्नी थी। उदय सिंह, महाराजा उदय सिंह की ये बेटी थी जगत गोसाई, और इन दोनों का बेटा होता है आपका शाहजहां, जो खुर्रम था, जिसका नाम बचपन में शहजादा खुर्रम। ठीक है, तो शाहजहां का जन्म हो गया। अच्छा, शाहजहां का जो पत्नी थी उसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। शाहजहां की पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि मुमताज महल के नाम से विख्यात है, जो कि मुमताज महल के नाम से विख्यात है। अच्छा, शाहजहां का जो राज्याभिषेक होता है वो आगरा में होता है। अच्छा, आगरा ही मुगल साम्राज्य का राजधानी था, और आगरा से दिल्ली राजधानी लेकर के जाता है कौन, तो शाहजहां लेकर के जाता है। तो याद रखिएगा, आगरा से दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करने वाले जो मुगल सम्राट थे, कौन थे, वो शाहजहां था। ठीक है, अच्छा, शाहजहां को क्या उपाधि दिया जाता है, याद रखिएगा, शाहजहां को अबुल मुजफ्फर, शहाबुद्दीन मोहम्मद, साहिब किरण सानी। शाहजहां को कौन कौन सी उपाधि दी गई है, तो याद रखिएगा, अबुल मुजफ्फर, शहाबुद्दीन मोहम्मद, साहिब और किरण सानी। अच्छा, शाहजहां के चार पुत्र हुए, कौन कौन से, शाहजहां के चार पुत्र याद रखिएगा, एक दारा सिकोह। ठीक है, याद रहेगा, दारा सिकोह, शाह सुजा, उसके बाद औरंगजेब और मुराद। शाहजहां के चार पुत्र, दारा सिकोह, शाह सुजा, औरंगजेब और मुराद। देखिए, दारा सिकोह बहुत विद्वान था, और ये क्या बोलते हैं कि दारा सिकोह जो था, इसने बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया, जिसमें से कि इंपॉर्टेंट है एक भागवत गीता और वशिष्ठ उपनिषद को फारसी में अनुवाद कराया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, दारा सिकोह बहुत विद्वान था। तो चार पुत्र, दारा सिकोह, शाह सुजा, औरंगजेब और मुराद, ये चार पुत्र हुए। अब यहां से बात आता है कि
क्या शाहजहां का भी साम्राज्य विस्तार का पागलपन था? तो जी हाँ, साम्राज्य विस्तार में 1633 देखिए इसका शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक है? 1628 से 1658 शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658। शाहजहां से पहले जहांगीर था, जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627, उसके बाद 1628 से 1658 शाहजहां है भैया। और शाहजहां ने 1633 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, जो कि बहमनी साम्राज्य से अहमदनगर अलग हुआ था। अहमदनगर निजाम शाही राजवंश के अंतर्गत राजवंश था, और याद रखिएगा अहमदनगर मुगल साम्राज्य में सम्मिलित मतलब कर लिया कौन? 1633 में। किसने? तो ये शाहजहां ने। अच्छा, शाहजहां की संधि किसके साथ होती है? याद रखिएगा शाहजहां ने संधि करी किसके साथ? तो गोलकुंडा और बीजापुर के साथ। गोलकुंडा और बीजापुर के साथ शाहजहां जो है संधि करता है। गोलकुंडा और बीजापुर के साथ शाहजहां संधि करता है। उसके बाद याद रखिएगा कि औरंगजेब जो कि शाहजहां का बेटा था, ठीक है, औरंगजेब को 1636 से 44 तक, 1636 से 44 और 1652 में कहा दक्कन को जीत लिया गया था लगभग लगभग किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। तो दक्कन के जो भी क्षेत्र शाहजहां के अंतर्गत आते थे उसका सूबेदार किसे बनाया गया था? औरंगजेब को 1636 से 1644 और 1652 में, ठीक है, औरंगजेब को। तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, कांधार जो है, कांधार यानी कि अफगानिस्तान वाला क्षेत्र लगभग शाहजहां के समय अंतिम रूप से मुगलों के हाथों से निकल गया। अच्छा, बात करें अगर शासनकाल की, तो मुगल काल का स्वर्णकाल शाहजहां का शासनकाल को कहा जाता है। मुगल काल का स्वर्णकाल। अच्छा, इसने एक राजकवि, शाहजहां के शासनकाल में एक राजकवि था जिसका नाम था कलीन। याद रखिएगा, राजकवि था शाहजहां के समय में जिसका नाम था कलीन, याद रहेगा। और याद रखिएगा शाहजहां के शासनकाल में शाहजहां ने 1634 ईस्वी में, शाहजहां ने 1634 ईस्वी में एक आदेश दिया कि अगर कोई भी हिंदू इस्लाम धर्म स्वीकार करता है तो उसको अपना बपौती संपत्ति से मतलब अलग नहीं किया जा सकता है, उसे मिलेगा ही मिलेगा अगर कोई हिंदू इस्लाम धर्म स्वीकार करता है। उसके अलावा उसने ये भी कहा कि कोई भी मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से विवाह नहीं कर सकती, उस पर बैन लगा दिया। मतलब देखो इसका दो तरह का विचार कि हिंदू इस्लाम धर्म भी स्वीकार करो, यहां कर शादी भी करो, लेकिन कोई भी मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी नहीं कर सकता, इस पर इसने बैन लगा दिया। किसने? तो शाहजहां ने, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कि हिंदुओं के ऊपर तीर्थ यात्रा पर इसने कर लगा दिया, पुनः कर लगा दिया। लेकिन काशी के एक कविंद्राचार्य थे, काशी के कविंद्र आचार्य, इसने शाहजहां से प्रार्थना करी कि एक काम कीजिए, आप काशी में जो लोग तीर्थ यात्रा करने आएंगे उस पर से ये कर को हटा दीजिए, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ये तो हमने देख लिया 1600 ये तो हो गया कविंद्राचार्य के बारे में। कविंद्राचार्य जो थे ये शाहजहां इसको संरक्षण देते थे। और उसके बाद कविंद्र कल्पलता की रचना कविंद्राचार्य ने किया था, ये भी याद रखिएगा, कविंद्राचार्य। उसके बाद देखिए शाहजहां के द्वारा कुछ बनाए गए कंस्ट्रक्शन उसे याद रखिएगा। एक तो आपका दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल, ठीक है, दीवाने खास जो कि फतेहपुर सिकरी में, ये सब इंपॉर्टेंट जगह है, दीवाने आम दीवाने खास। लाल किला का निर्माण भी इसने करा था, ठीक है। उसके बाद शीश महल का निर्माण करा था। मोती मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण भी किसने? शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। ताजमहल की वास्तुकला ये सब तो हमने देखा हुआ है। दिल्ली में शाहजहानाबाद नाम का एक नगर का स्थापना भी ये करता है। और सिजदा और पैबोस जो कि बलबन के द्वारा चलाया गया था, हम जानते हैं, तो सिजदा पैबोस को इसने बैन कर दिया और इसके जगह पर चहार तस्लीम प्रथा चलाया। चहार तस्लीम, याद रखिएगा, चहार तस्लीम। अब क्या होता है कि शाहजहां का जो है तबीयत बिगड़ने लगता है, कब? 1657 ईस्वी में। कब? शाहजहां का तबीयत 1657 ईस्वी में बिगड़ने लगता है। अब जब ये 1657 ईस्वी में बिगड़ने लगता है इसका तबीयत, तो इसका जो चारों लड़का था, कौन कौन? दारा शिकोह, शाह सुजा, औरंगजेब और मुराद, इसके बीच में क्या होता है? उत्तराधिकार का युद्ध हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उत्तराधिकार का युद्ध बहुत बार पूछा भी जाता है। तो इन सब के बीच में, इन चारों के बीच में क्या होता है? युद्ध होने लगता है। ये लोग लड़ने लगते हैं आपस में ही, किस लिए? तो राज्य के लिए, ठीक है।
अधिकार के लिए, गद्दी के लिए, सिंहासन के लिए, ये सब के लिए लड़ने लगता है औरंगजेब। और लास्ट में इस उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब तीनों भाई को हरा देता है और खुद ये और औरंगजेब क्या होता है, दिल्ली की गद्दी पर मुगल साम्राज्य का अगला सम्राट बनता है, मुगल सम्राट। अच्छा, औरंगजेब का एक ऐसा मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, ये भी याद रखिएगा। 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। एक तो पहली बार इसका राज्याभिषेक हुआ था कब, याद रखिएगा, 31 जुलाई 1658 को। किसको, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। एक तो 31 जुलाई 1658 को और दूसरा बार इसका राज्याभिषेक हुआ है 15 जून 1659 को। तो 1658 और 1659 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो दारा शिकोह हमने अभी कहा था, दारा शिकोह, ठीक है, दारा शिकोह। अच्छा चलिए, कहता है कि शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो देखिए, शाहजहां के शासनकाल में मनुची भारत आया था, ठीक है। शाहजहां के शासनकाल में मनुची भारत आया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? हमने कल ही देखा था, इसके बारे में बताइएगा। मोहम्मद बिन तुगलक आपको याद है। उसके बाद इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का यात्री था। विलियम हॉकिंस और टॉमस रो किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर के शासनकाल में। तो ये सब हमने देखा हुआ है। अच्छा, ये जो मनुची है ये वेनिस का यात्री था, ठीक है, वेनिस का यात्री था और ये आया था किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में। शहजादा दारा शिकोह की सेना में तोपची के रूप में इसने मनुची ने नौकरी कर ली और इसके बाद इसने डॉक्टर का जो है चिकित्सक का पेशा अपनाया और अपना उसने एक यात्रा वृतांत लिखा था, स्टोरिया डो मोगोर यानी कि मुगल इंडिया मनुची ने लिखा है। मुगल इंडिया याद रखिएगा, मुगल इंडिया मनुची ने लिखा है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। फ्रांस यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस भारत आया था? फ्रांस यात्री फ्रांसवा बर्नियर जो है ये 1656 ईस्वी में भारत आया था। फ्रांस यात्री, अच्छा, 1656 में किसका शासन था यहाँ पर भैया? देखिए, 1658 से तो औरंगजेब का था और औरंगजेब से पहले कौन था? शाहजहां था। तो उस फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर 1656 ईस्वी में भारत आया था। बर्नियर 1656 से 1668 ईस्वी तक भारत में 12 साल तक रहा। वह फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर जो था पेशे से चिकित्सक था, वह शाहजहां के दरबार से संबंधित था और दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकार की लड़ाई का भी साक्षी था, याद रखिएगा। अच्छा, उत्तराधिकार के युद्ध में 2 युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो धर्मत का युद्ध और दूसरा सामूगढ़ का युद्ध, ठीक है। धर्मत का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध याद रखिएगा, ठीक है। धर्मत का युद्ध किसके खिलाफ होता है? तो दारा शिकोह के खिलाफ होता है, ठीक है, दारा शिकोह के विरुद्ध। और सामूगढ़ का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब और मुराद का जो संयुक्त सेना है दारा शिकोह के खिलाफ लड़ती है। तो याद रखिएगा, औरंगजेब लास्ट में जीत जाता है। चलिए, कहा जा रहा है मजम उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक दारा शिकोह था। कौन? मजम उल बहरैन जो था दारा शिकोह ने लिखा है। मजम उल बहरैन यानी कि 2 समुद्रों का संगम पुस्तक का लेखक दारा शिकोह था। इस पुस्तक में हिंदू और इस्लाम धर्म की को एक ही ईश्वर की प्राप्ति के 2 मार्ग बताए गए हैं, ठीक है। अब देखिए, मयूर सिंहासन बहुत इंपॉर्टेंट है। मयूर सिंहासन या फिर तख्ते ताउस जो बोलिए। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नों से जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी? तो ये मुगल सम्राट की हुकूमत थी। तख्ते ताउस अथवा मयूर सिंहासन मुगल बादशाह शाहजहां के बैठने का राज सिंहासन था। तख्ते ताउस बोलिए या फिर क्या बोलेंगे आप? तख्ते ताउस बोलिए या फिर आप बोलिए क्या मयूर सिंहासन। मुगल बादशाह शाहजहां के बैठने का राज सिंहासन था। उसे नाचते हुए मोर की आकृति का बनाया गया था और अरबी भाषा में मोर को ताउस कहा जाता है, यानी कि मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस। ताउस का मतलब मोर, ठीक है, इसीलिए इसे तख्ते ताउस मयूर सिंहासन भी कहा जाता था। अब देखिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है। अच्छा, इस किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? ताजमहल। द ताजमहल इज कॉल्ड अ ड्रीम इन मार्बल, विच मॉन्यूमेंट इज कॉल्ड अ ड्रीम इन स्टोन। तो ये कहा जाता है किसको? पंचमहल को। किसे? पंचमहल को। हमने इसके बारे में तो पहले ही बात किया हुआ है। पंचमहल का निर्माण किसने कराया था भैया? तो पंचमहल का निर्माण अकबर ने करवाया था। अच्छा, अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहां पर करवाया? फतेहपुर सीकरी में। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में करवाया था। और देखिए, ये जो पंचमहल था
इसे पत्थर में स्वप्न, क्या? पत्थर में स्वप्न, ड्रीम इन स्टोन के नाम से भी जाना जाता है पंचमहल को। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो अकबर ने। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आगे हम देखते हैं, कहा जा रहा है कि पंचमहल किसमें स्थित है? अभी हमने कहा ना फतेहपुर सीकरी में है। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया था? तो हम जानते हैं ना भैया कि ये मुमताज महल के लिए शाहजहां ने करा था इसके ताजमहल का निर्माण। अच्छा, मुमताज महल का रियल नाम क्या था? याद रखिएगा, अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का रियल नाम था, उसे मुमताज महल कहा जाता है। देखिए ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है, ये तो बिल्कुल पता है। विश्व धरोहर मकबरा है। संगमरमर के इस अद्भुत वास्तुकला के निर्माण का श्रेय जो है मुगल शासक शाहजहां को जाता है। अब देखिए इन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इस ताजमहल बनाया था। और ताजमहल का जो क्या बोलते हैं वास्तुकार था, वो कौन था? अहमद लाहौरी था। याद रखिएगा, ताजमहल का वास्तुकार पूछ लिया है। यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। देखिए ये तो विश्व प्रसिद्ध प्रश्न है, तो ये छूटेगा ही नहीं किसी से। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में? मुमताज महल की याद में करा था। अब देखिए ताजमहल के अंदर के उद्यान को मुगल गार्डन के रूप में भी जाना जाता है। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है, एक वैश्विक धरोहर है। अब देखिए इसका निर्माण मुगल सम्राट ने करवाया था। ये किसके याद में कराया था? ये तो है ही। ताजमहल के अंदर के उद्यान को मुगल गार्डन कहा जाता है। अब देखिए कहा जा रहा है कि किसको वास्तुकार राजा कहा जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा है। तो ये शाहजहां था। इसके समय में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हुए, जैसे कि दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरे का ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, लाल किला, शीश महल, मोती मस्जिद, जो कि आगरा वाला मोती मस्जिद, इन सब का निर्माण किसके समय में हुआ? तो ये किसके समय में? तो आपका शाहजहां के समय में। उसके बाद याद रखिएगा कि दिल्ली में जो शाहजहानाबाद नाम का एक नगर का भी स्थापना इसी ने करा था। ठीक है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया है? शाहजहां ने करवाया है। किसने? अकबर के फतेहपुर सीकरी के जैसा शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर का स्थापना किया था 1648 ईस्वी में। अब देखिए वहां अनेक सुंदर और वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। ठीक है। अब देखिए हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में ही है हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं का मकबरा जहां पर है उसे हम कहते हैं ना कि मुगल काल का या मुगल साम्राज्य का। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं, हाजी बेगम किसकी पत्नी? हुमायूं। हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली यानी कि दीन पनाह नाम में 1569-70 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा ग्यास ने तैयार किया था। और संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के पारित एक बाग की रचना हुई है। देखिए लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात जहांगीर की मृत्यु 1605 में हुई थी। देखिए 1600 एक मिनट नहीं, जहांगीर की मृत्यु तो मृत्यु नहीं, अकबर की, क्योंकि अकबर जो है 1556 से 1605 ईस्वी तक ये शासनकाल में रहा। 1556 में मात्र 12-13 साल की आयु में इसका ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, राज्याभिषेक हो जाता है। किस लिए? तो हुमायूं की मृत्यु होती है। आनंद फानन में इसको कालानौर में इसका क्या होता है? राज्याभिषेक करवा दिया जाता है ईटे का राज सिंहासन बना करके बैरम खान के द्वारा। तो ये सब हमने देखा था। तो उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। किसे? अकबर को। देखिए लगभग 50 साल शासन करने के बाद 1605 ईस्वी में तो सिकंदरा में दफनाया गया था। यह जो मकबरा है 5 मंजिला है और इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि जो सिकंदरा जो है ये गुंबद विहीन है। ठीक है, गुंबद विहीन है। औरंगजेब ने अपने पिता, औरंगजेब का पिता कौन था? शाहजहां था। शाहजहां का 4 लड़का कौन कौन था भैया? तो देखिए शाह सुजा था, आपका दारा सिको था, औरंगजेब था, मुराद था। इन चारों के बीच में और उत्तराधिकार का युद्ध हुआ जिसमें से कि औरंगजेब जीता। तो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद कर दिया था। मतलब हमने कहा ना कि जो शाहजहां का बीमार पड़ गया और उसके बाद इसका चारों लड़का क्या होता है, आपस में ही मरने कटने लगते हैं चारों लड़का। और इसके बाद औरंगजेब ने क्या किया है? औरंगजेब जो है शाहजहां को
औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को ही क्या किया, आगरा के किले में कैद कर दिया, ठीक है? और इस उसे आगरा के किले में इसीलिए कैद किया क्योंकि वो अपने पिताजी को ये कहा कि आप यहाँ से बैठ कर के अपना बनाया ताजमहल देखते रहिए, अपनी पत्नी को याद करते रहिए, ठीक है? आपका यही काम है। तो ये किया शाहजहाँ ने, ठीक है? चलिए आगे देखिए। औरंगज़ेब ने किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद कर अपने भाई को मार डाला था? तो ये कौन था? औरंगज़ेब था। कौन था? औरंगज़ेब। अच्छा, आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? आलमगीर जो है किस मुगल सम्राट की? तो औरंगज़ेब की उपाधि है, औरंगज़ेब, ठीक है? आलमगीर औरंगज़ेब को कहा जाता था। देखिए, मुगल बादशाह औरंगज़ेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। औरंगज़ेब का 2 बार हुआ है ना, हमने देखा। उसका पहला राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 को, दूसरा 15 जून 1659 को हुआ तथा अब्दुल मुज़फ़्फ़र मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, बाप रे बाप! ये नाम देखिए, अब्दुल मुज़फ़्फ़र मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। अब ये गाजी क्यों? क्योंकि ये भी काफ़िर को मारने वाला, ठीक है? मतलब औरंगज़ेब भी एक तरह से वही था, ठीक है? आक्रमणकारी मारने काटने वाला क्या होता है? चलिए, तो गाजी की उपाधि धारण कर वह मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ, ठीक है? अब देखिए, औरंगज़ेब किसका पुत्र था? औरंगज़ेब था शाहजहाँ का पुत्र। किसका? शाहजहाँ का पुत्र था, ये तो हमने देखा ही। अच्छा, कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? तो औरंगज़ेब जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। चलिए, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, 1665 में पुरंदर की संधि, देखिए पुरंदर की संधि जो है वो किसके साथ होती है? औरंगज़ेब और देखिए जो पुरंदर की संधि होती है वो राजा जयसिंह और शिवाजी के साथ होती है। राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य होती है औरंगज़ेब की संधि, ठीक है? याद रखिएगा, राजा जयसिंह और शिवाजी कब? जून 1665 में। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1665 में पुरंदर संधि की प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो प्रत्यक्ष उद्देश्य था शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद का बीज बोना। देखिए, 1665 ईस्वी के आरंभ में औरंगज़ेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। शिवाजी का, देखिए शिवाजी, ठीक है? अब जयसिंह कछवाहा शासक थे, जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे जयसिंह। अब वह चतुर कूटनीतिज्ञ भी थे। उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। अतः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और रायगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि कर ली। अब पुरंदर की यह संधि जून 1665 में हुई थी, ठीक है? पुरंदर की संधि। तो ये किसके बीच होता है? जयसिंह और शिवाजी के बीच। जयसिंह और राजा जयसिंह किसके तरफ से थे? औरंगज़ेब की तरफ से, कछवाहा शासक। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो मुगल और मराठा के बीच। मुगल की ओर से कौन था? राजा जयसिंह, और मराठा की ओर से शिवाजी थे, ठीक है? शिवाजी थे। अब देखिए, देवराय की लड़ाई में औरंगज़ेब ने किसे पराजित किया था? देवराय की लड़ाई में औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को पराजित किया था। देखिए, अब और अप्रैल 1659 में देवराय की लड़ाई में औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को पराजित किया, और देवराय नामक राजस्थान में अजमेर के निकट स्थित था, और यह औरंगज़ेब और दारा शिकोह के बीच, यहीं पर दारा शिकोह और औरंगज़ेब के बीच युद्ध हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध, ठीक है? उत्तराधिकार का युद्ध तो अभी हमने देखा है, उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में। अब चलिए देखते हैं आगे। कहा जा रहा है कि बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? तो यहाँ पर इसका लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन है, इसी को देख लेते हैं। बीबी का मकबरा जो है महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है। यह मकबरा जो है मुगल सम्राट औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक? 1658 से 1707 तक रहा, ठीक है? तो उसकी पत्नी थी रबिया उद दौरानी। रबिया उद दौरानी थी उसकी पत्नी, अथा उसे दिलरास बानो बेगम भी कहा जाता था। दिलरास बानो बेगम का एक सुंदर मकबरा है बीवी का मकबरा। औरंगजेब के शासनकाल में बीवी के मकबरा का निर्माण 1651 से 1661 ईस्वी में कराया गया। बीवी के मकबरा, अच्छा, इस मकबरे का प्रेरणा स्रोत आगरा का विश्व प्रसिद्ध ताजमहल था। इसने भी सोचा कि हमारे जब पिताजी ने अपने पत्नी के लिए इतना बड़ा कुछ बनाया है, हम भी अपना पत्नी के लिए बनाते हैं, और वो आगरा के ताजमहल से प्रेरणा लेकर के ये बीबी का मकबरा बनाते हैं। और यही कारण है कि इसे दक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासन काल में उसके पुत्र आजम शाह के नेतृत्व में संपन्न हुआ। अब क्या होता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं शासकीय वेबसाइटों में बीवी के मकबरे के निर्माता के रूप में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह का उल्लेख मिलता है। लेकिन यहां पर देख लीजिएगा, इस तरह से विकल्प में, ऑप्शन में औरंगजेब है तो औरंगजेब ही हम मारेंगे, ठीक है? चलिए, तो औरंगजेब हो, आजम शाह बोले तो आजम शाह कीजिएगा।
अब देखिए बीवी का मकबरा कहाँ स्थित बीवी का मकबरा जो है वो औरंगाबाद में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एक कब्र है और इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में इसका निर्माण करवाया था। देखिए चलिए 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति निम्न में कौन सी है? एकदम ताजमहल के जैसा ही बना दिया था कौन? बीबी का मकबरा। किस लिए? तो अपने बाप को देख करके औरंगजेब भी बनाता है। ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो औरंगाबाद में है। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अपनी मां दिलरास बानो बेगम की याद में ताजमहल की आकृति जैसा बीवी का मकबरा बनाया? दिलरास बानो बेगम कौन थी? तो ये औरंगजेब की पत्नी थी और औरंगजेब का बेटा कौन था? आजम शाह था। तो आजम शाह ने अपनी मां के लिए क्या बनाया भैया? तो ये बीबी का मकबरा बनाया था। औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था उसका निधन 1707 में होता है। औरंगजेब की मृत्यु 49 वर्ष तक शासन करने के बाद दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च 1707 को हो गई और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ मुगल काल खत्म हो जाता है औरंगजेब के बाद, ठीक है। और जो थोड़ा-मोड़ा बचा है उसे हम लोग क्या करेंगे, आगे की क्लास में करेंगे। 1.5 घंटे का क्लास हो गया, इसे अच्छे से देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से देखिए तो आपको सब कुछ याद हो। और अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस बार किसी भी हालत में अपना एक सीट पक्का करना, तो इस वीकली स्टडी प्लान से ज़रूर जुड़िए क्योंकि आपको पता होगा कि सफलता का मूल रहस्य ही होता है एक सटीक रणनीति, ठीक है? अगर आप एक सटीक रणनीति पर काम करेंगे, कड़ी मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, आपके साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं, आपका एक भी मतलब आपका मेहनत को हम बेकार नहीं जाने देंगे। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं और साथ में कड़ी रणनीति का एक सटीक रणनीति का अगर तड़का लग जाए तो याद रखिएगा सफलता की ही रेसिपी यहाँ पर बनेगा। तो इसीलिए इस वीकली स्टडी प्लान से जरूर जुड़िएगा। इसमें हम मंडे को आपको क्या एक बार मंडे को आपको एक टारगेट देते हैं पूरे एक सप्ताह का, आप उस टारगेट को अचीव कीजिए, संडे को रिवाइज कीजिए और उसके बाद फिर आपको मंडे को टारगेट मिलेगा और विद इन टाइम हम लोग अच्छे से सब कुछ रिवीजन कर रहे हैं, जिससे जीएस आपको मैं करवा रहा हूँ, रीजनिंग आपको करवा रहा हूँ, मैथ्स आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे, वहां से करके प्रैक्टिस के लिए बुक बता दिया है, इंग्लिश के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए भी मैंने बुक बताया है, यूट्यूब पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है, उसके इडियम्स फ्रेजेज जो भी है वो कर सकते हैं आप। तो सब कुछ हो रहा है। कंप्यूटर का जो एक पार्ट है वो मैं आपको करवाने वाला हूं। तो पूरा का एक जो प्रिपरेशन है वो घर बैठे आप अच्छे से कर सकते हैं। पहले वीक का जो है क्लास टारगेट डाला जा चुका है। ये हमारा सेकेंड वीक का जो आज मैंने डाला है उसे आप देख लीजिएगा। हिस्ट्री के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करना है आपको इस वीक में। पॉलिटी के अंदर फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये कंप्लीट करना है आपको इस वीक में। इससे पहले के वीक में यहां तक दिया था कवर करने, अगर आपने उसे नहीं किया है तो आप फिर से उसे कर सकते हैं। बायोलॉजी में कंप्लीट बॉटनी को कवर करना है, जिसमें कि बॉटनी के अंदर आपको प्लांट किंगडम करना है, उसके बाद प्लांट टिश्यूज करने हैं, प्लांट हार्मोन्स करने हैं, प्लांट डिजीजेस करने हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स करने हैं और उसके बाद प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो ये आपका बॉटनी कवर होगा। बॉटनी आप यहां से कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। देखिए करंट अफेयर्स हमने करा है कि जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स को करना है और वो भी तगड़े तरीके से करना है ताकि हमारा एक भी प्रश्न ना छूटे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक को कर लेना है। अगर आप कहेंगे तो आपके लिए प्रतियोगिता दर्पण का कंपाइलेशन मैं यहां पर लेकर के आने वाला हूं, अगर आप कहते हैं तो। स्टैटिक जीके के लिए आपको कुछ नहीं करना, ल्यूसेंट का जो लास्ट वाला पार्ट है, लास्ट वाला पेज है, उससे आपको 4-4 पेज करते रहना है, ठीक है। 4 पेज मतलब कि 2 पेज साइड बाय साइड, दो पेज हो जाएगा, 4 पेज हो जाएगा। तो चलिए मैथ्स में इस वीक में आपको रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, एचसीएफ, एलसीएम मैंने पहले दिया था और इस वीक में आपको परसेंटेज करना है, साथ ही साथ पीछे इसको रिवाइज भी करना है। रीजनिंग के अंदर आपको डाइस, क्यूब, कीबोर्ड, अल्फाबेटिकल सीरीज ये हमने करवा दिया है, आप उसे जाकर के करें। इस वीक में आपको सिलॉग्स, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सब आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। और इसके बाद आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, जो कि एक मतलब कमजोर कड़ी होती है हर एक एस्पायरेंट के लिए। इंग्लिश के अंदर वर्ब, टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, पैसिव वॉइस तक तो पिछले सप्ताह में ही दिया था, इस बार नरेशन आपको करना है। अगर आपने नहीं किया है तो कीजिए, टाइम है, हम अच्छे से रिपीट भी करवाएंगे। किसी भी तरह के इंग्लिश के बुक को आपको रीड करना है आधा घंटा, वोकैब के लिए आधा घंटा देना है और डेली एडिटोरियल देखना है, ठीक है। बुक्स के बारे में हमने बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इस तरह से हमें मोटिवेट कर सकते हैं, हमारे मेहनत को अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप सपोर्ट करने के लिए ये कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।